वो लोग आज कैफेटेरिया के बजाय यूनी के ग्राउंड में बैठे खा रहे थे। कॉल आने पर ज़रमीन शोर की वजह से उठकर साइड पर होकर कॉल सुनने लगी। कॉल बंद करके अभी मुड़ी ही थी कि किसी ने अपने बाजू से पकड़कर दाएं जानिब दीवार की ओर में खींचा और उसके चीखने से पहले ही एक मजबूत मर्दाना भारी हाथ उसके मुंह पर रखकर चीख हलक में ही दबा दी। ये यूनिवर्सिटी की पिछली साइड थी, जहाँ खराब एसी, डेस्क के अलावा यूनी का टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा था। इस तरफ कोई स्टूडेंट नहीं आता था। यह यूनी का कदरे सुनसान गोशा था। अपने सामने सिकंदर को देखकर उसे खौफ की बजाय शदीद गुस्सा आया। उसने गुस्से से सिकंदर का भारी हाथ अपने चेहरे से हटाया। हाउ डेयर यू टू टच मी, जस्ट स्टे अवे, आई हेट यू। उसके गुस्से से बोलने पर सिकंदर मुस्कुरा दिया। मुझे तुम्हारी नफरत भी सर आंखों पर कबूल है। तुम्हारा हर वो जज्बात जो मेरे लिए हो, मुझे दिलो जान से कबूल है। फिर वो बेशक तुम्हारी नफरत ही क्यों ना हो। सिकंदर ने उसे नजरों के जरिए दिल में उतारते शिद्दत मोहब्बत से कहा। इसके ढीठपन पर वो बल खाकर रह गई। यू आर डिस्गस्टिंग, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल, नरमीन ने चिढ़ते हुए कहा और जाने लगी कि सिकंदर ने दीवार पर हाथ मारकर उसके जाने की राह मजदूम की। वो सिकंदर को गुस्से से घूरती दूसरी जानिब से जाने लगी तो सिकंदर ने दूसरी जानिब भी हाथ रख दिया। ये सब करते उसके नाभी लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट रखसा थी। नरमीन को देखते ही उसकी स्याह आंखों का सल्टपन तो कहीं दूर जा सोया था। उसका रास्ता रोकने पर ज़रमीन ने गुस्से की इंतहा पर पहुंचते उसे घूरा। क्या तकलीफ है, क्या चाहते हो? मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारा नाक तोड़ दूंगी। उसकी धमकी पर सिकंदर ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। तकलीफ तो नहीं है, हाँ बस मीठा सा दर्द है यहाँ, उसने दिल के मुकाम पर हाथ रखते हुए भारी आवाज में कहा। और चाहता तो मैं। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही ज़रमीन ने मुक्का पूरी शिद्दत से उसकी नाक पर दे मारा। मुक्का पड़ने पर उसके होंठों पर मुस्कुराहट छा गई। उसने सुर्ख होते नाक पर हाथ फेरा और हंसते हुए ज़रमीन का चेहरा देखा। ज़रमीन ने तो सोचा था कि वो मुक्का मारकर भाग जाएगी, मगर उस ढीठ पर कोई असर ही नहीं हुआ था। उसे अब सिकंदर से खौफ महसूस हो रहा था कि वो अकेली इस जंगली के साथ है। अगर उसने बदले में उसे भी मारा तो वो क्या करेगी। और वो सोच आते उसने डरते हुए एक चोर निगाह सिकंदर पर डाली जो उसे ही देख रहा था। सिकंदर उसकी आंखों से उसकी सोच पढ़ते उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। नाक ऐसे नहीं तोड़ते, देखो मैं डेमो देता हूँ, सिकंदर ने मुस्कुराहट जब्त करते कहा तो ज़रमीन को यकीन हो गया कि वो भी अब बदला लेगा। अब क्या मेरी नाक तोड़ोगे? ज़रमीन ने जल्दी से मासूमियत चेहरे पर सजाते हुए पूछा। उसकी हैजल ग्रीन आंखों में मासूमियत के गहरे रंग देखकर उसके अंदाज पर सिकंदर को बेसाख्ता प्यार आया। मगर यकायक मंजर बदला और हैजल ग्रीन आंखों की जगह खून में लथपथ वजूद की क्रिस्टल ब्राउन आंखों ने ले ली, जिनमें मासूमियत के साथ शदीद दर्द का गहरा रंग था। जो कुछ बोल रही थी वो आंखें सख्ती से मेहता पीछे हो गया। चली जाओ यहाँ से और कोशिश करना कि दोबारा मेरे सामने मत आना, उसने ज़रमीन से नजरें चुराते दुरुस्तगी से कहा और उससे रुख मोड़ गया। इतनी आसानी से छोड़ने पर ज़रमीन हैरान हुई। वो तो समझ रही थी कि सिकंदर अपना बदला लेगा, मगर अचानक उसके बदले तेवर देखकर हैरतज़दा रह गई। जाओ, उसको वहीं खड़े देखकर वो धाड़ा। उसके धाड़ने पर वो डर कर वहां से फौरन भागी। ओह, उसने चीखते हुए दीवार पर जोर से हाथ मारा। दीवार पर हाथ मारने से उसके हाथ से खून बह निकला, मगर उसे तकलीफ का एहसास तक ना हुआ। नरमीन ग्राउंड में जाने की बजाय कैफेटेरिया की जानिब चली गई। सिकंदर की धाड़ का असर अभी तक उस पर बाकी था। उसके जिस्म पर एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। वो फिलहाल किसी से बात करने के मूड में नहीं थी, तो उसने ग्राउंड में सबके पास जाने से बेहतर कैफेटेरिया में जाना समझा। उसने जूस का ऑर्डर दिया और कदरे कोने वाले टेबल पर बैठ के सिकंदर के अजीब व गरीब रवैये की बाबत सोचने लगी। वो मेरे लिए इतना पोसेसिव क्यों है? उसे मेरे कपड़ों से क्यों मसला रहता है? वो कितनी देर वहां बैठी सोचती रही। कहाँ गुम हो मानो? जरजान ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते पूछा। जरजान उसको ढूंढते कैफेटेरिया आया था और उसको वहां एक कोने में बैठे कहीं खोया देखकर ठटका। जरजान के पूछने पर वो हड़बड़ाकर होश की दुनिया में वापिस आई। हाँ, कुछ नहीं, यही हूँ, उसने होश की दुनिया में आते अटकते हुए जवाब दिया। इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ? फादी ने उसके चेहरे के तासुरात देखते पूछा। उसके पूछने पर ज़रमीन ने चेहरे के तने हुए अजलात ढीले किए और सीधी हो बैठी। मैं क्यों घबराऊंगी? उसने चेहरे पर हैरानगी के तासुरात से जाते पूछा। क्या खबर, किसी को सोचते हुए ज़रमीन खान बंगश पर घबराहट तारी हो जाती हो? ज़रमीन की बात पर हैदर शरारत से गोया हुआ। अभी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ज़रमीन खान बंगश पर घबराहट तारी कर सके, उसने फर्जी खालर झाड़ते कहा तो सब मुस्कुरा दिए। हेलो सिकंदर, किधर हो? सारिम बता रहा था कि तू आज यूनी आया था मगर वापस चला गया। मैं पिछले एक हफ्ते से तुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू कोई जवाब नहीं दे रहा। इतना बड़ा नुकसान हो गया है, बॉस भी तपा बैठा है। अब जल्दी से यूनी पहुंच। गाड़ी चलाते उसने एयरप्री से उभरती आवाज़ सुनी और बगैर जवाब दिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कुछ ही देर बाद वो यूनी पहुंचा तो सारिम और बिलाल को अपना इंतजार करते पाया। तुमने ड्रिंक की है? बिलाल ने उसकी शदीद सुर्ख आंखें देखकर पूछा। नहीं, सिकंदर ने सर्द और भारी आवाज़ में यकलफ्जी जवाब दिया। ड्रग्स? सारिम ने उसकी हालत के पेश नज़र सवालिया अंदाज में पूछा।
तुम लोगों को कोई बात करनी है तो करो, वरना मुझे और भी ज़रूरी काम है। उसके बेनियाजी से सर्द और खुश्क लहजे पर कहने पर वो अपना तफ्तीशी प्रोग्राम बंद करके असल मुद्दे की तरफ आए। यार, ईस्ट वाला सारा मामला आर्मी ने पकड़ लिया और हमारे सारे बंदे भी उनकी हिरासत में हैं। सुनने में आया है कि उसके पीछे भी हर दफ़ा की तरह रेड वुल्फ का हाथ है। 600 करोड़ का नुकसान हुआ है। बॉस गुस्से से पागल हुआ फिर रहा है और तू ऐसा गायब हुआ है कि अब ज़बरदस्ती बुलाया है। बिलाल ने परेशानी से उसे तमाम तफसीलात से आगाह किया। मैं जमशेद बॉस से मिल लूंगा और मुझे लगता है कि रेड बुल से भी मिलने का वक्त आ गया है। जल्दी उससे भी मिलते हैं, देखते हैं कौन है जिसने हर तरफ अपनी वहशत फैला रखी है। सिकंदर ने पुरसोच अंदाज में कहा और पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाला। ध्यान रखना सिकंदर, रेड वुल्फ आसान बंदा नहीं है। उससे निपटना इतना आसान काम नहीं है। सारिन ने उसे रेड वुल्फ से मिलने से बाज रखना चाहा। आसानियाँ चाहता कौन है? सिकंदर इस्तेज़ाइया हंसा। खैर, अब मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, हम सब ट्रेस हो रहे हैं, बी केयरफुल। जब भी करना हुआ मैं खुद कांटेक्ट करूंगा। उसने आसपास निगाह दौड़ाते सरसरी अंदाज में कहा और जाने लगा कि बिलाल ने उसे रोक दिया। सिकंदर, ऊपर से बड़ा डिमांड ऑर्डर आ रहा है। यूनी की एक लड़की उठानी है। उसकी बात पर वो यकलख्त मुड़ा। कौन? किसकी बात कर रहा है तू? उसने बिलाल को गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ते हुए दुरुस्त गुर्राते लहजे में पूछा। उसको ना जाने क्यों जरमीन का खदशा था। उसके अंदाज पर सारिम और बिलाल दोनों खौफजदा हो गए। सिकंदर कब क्या कर दे, हर किसी को धड़का रहता था। जरमीन खान बंगिश, उसने खौफजदा लहजे में अटकते हुए जवाब दिया। उसके जवाब ने सिकंदर के अंदर सोए हैवान को एक बार फिर से जगा दिया। किस डैश ने डिमांड की है उसकी? बोल, किसने नाम लिया उसका? सिकंदर ने उसे पे दर पे ठोकरें मारते धाड़ते हुए पूछा। उसकी आंखें शदीद गुस्से और लहजा जुनूनियत लिए गुर्राता हुआ सर्द व सफाक हो चला था। जरमीन के नाम पर उसके जब्त का हर बंधन टूटा था। उसके अंदाज, आंखों और लहजे ने दोनों को वहशत में मुब्तला कर दिया। सिकंदर के रवैये को लेकर कई सवाल दोनों के दिमागों में गर्दिश कर रहे थे, मगर जुबान खौफ के मारे गंग थी। सिकंदर मुसलसल उसे मार रहा था और उसके वहशियाना तशद्दुद से बचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सारिम और बिलाल 3 माह से उसके साथ थे और उसका ऐसा रूप वो 3 माह में पहली दफा देख रहे थे। सारिम तो बस दूर खड़ा खौफ से कांप रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सिकंदर को रोक देता। बॉस का ऑर्डर था। फैजी ने तस्वीर दिखाई। बिलाल ने मार खाते हुए लड़खड़ाते लहजे में बात मुकम्मल की। सिकंदर ने जोरदार मुक्का उसकी नाक पर जड़ा और उसे पीछे को फेंकता लंबे लंबे ढक भरता वहां से चला गया। उसके जाते ही सारिम ने जल्दी से आगे बढ़कर नीम बेहोश बिलाल को उठाया और गाड़ी में डालकर अस्पताल की जानिब रवाना हो गया। रैश ड्राइविंग करते सिकंदर का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। रेड वुल्फ से मीटिंग पेंडिंग पर रखते उसने गाड़ी का रुख मोड़ दिया। यार, वो आईटी वाले तीनों लड़कों का कत्ल हो गया। उनकी लाशें इंतहाई बुरी हालत में यूनी की अ, बैग पंडित कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग से बरामद हुई है। उनकी लाशें बुरी हालत में यूनी के बैग पर अंडर कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग से बरामद हुई हैं। हैदर की बात पर सबने उसे खौफ और हैरत से देखा। सबके दिमाग में एक ही सवाल कल बुलाया। वो इस वक्त यूनी के पिछले ग्राउंड में बैठे अकाउंटिंग के असाइनमेंट बना रहे थे। माही आज छुट्टी पर थी और ज़रमीन उनसे कुछ फासले पर किसी लड़की से कोई बात कर रही थी। इसलिए हैदर ने बात कर दी, वरना माही ऐसी बातों से बहुत खौफजदा हो जाती थी और ज़रमीन किसी की मौत का सुनकर घंटों अफसरदा रहती थी। उनके सामने ऐसी किसी भी बात करने से वो परहेज करते थे। कौन से लड़के? जिनका झगड़ा सिकंदर से हुआ था। दरजान का लहजा खदशों से बोल था। हाँ, मगर उनका कातिल भी पकड़ा जा चुका है। हैदर उनकी सोच समझते हुए पुरसुकून अंदाज में बोला। हाय यार, जल्दी से कुछ मंगवाया जाए, नहीं तो जरमीन खान बंगलिश खतरनाक होने का पूरा पूरा इरादा रखती हैं। जरमीन ने आकर दरजान के साथ गिरने वाले अंदाज में बैठते हुए वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। उसकी बात और अंदाज पर वो तीनों मुस्कुरा दिए। फादी, जल्दी कुछ लेकर आओ, नहीं तो मेरी प्यारी सी बहन खतरनाक हो जाएगी। मोमिन के कहने पर फादी हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। जरमीन खान बंगिश कौन है? फादी के जाने से पहले ही एक लड़की ने उनके करीब आते पूछा। हाँ, तुम्हें ज़रमीन खान मंगेश का नहीं पता? हद है भई, बड़ी गुस्ताख बच्ची हो। ज़रमीन ने मसनूई हैरत और खुफगी का तासुरात चेहरे पर सजाए पूछा। मैं मुकल्लम खुद इज़्ज़त-ए-मआब जनाब ज़रमीन खान बंगिश हूँ। उसने खड़े होकर जिस अंदाज में कहा, फादी, मोमिन और हैदर से हंसी रोकना मुहाल हो गया। मुश्किल काम करने से वो वैसे ही भागते थे, सो मुंह फाड़कर हंसने लगे। ज़रमीन के अंदाज और इन तीनों के ऐसे हंसने पर वो लड़की पजल हो गई। दरजान ने मुश्किल से हंसी रोकी और इन चारों को घूरा। क्या हो गया है गाइस? दरजान ने घूरते हुए चारों को शर्म दिलानी चाहिए जो उनको मर के भी नहीं आनी थी। ये है ज़रमीन, आपको क्या काम था इससे? दरजान ने शाइस्तगी से कहते हुए ज़रमीन की जानिब इशारा किया। इन्हें सर कुरैशी अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। उस लड़की ने बताकर फौरन वहां से भागने की। उस लड़की की बात सुनकर सबने मशकूक नजरों से ज़रमीन को देखा। क्या? इन सबको अपनी तरफ ऐसे देखते पाकर उसने हैरत से कंधे उचकाते पूछा। तुमने फिर कोई बड़ी शरारत कर दी ना? हैदर ने जांचती नजरों से देखते मशकूक लहजे में पूछा। वो अक्सर ही इनको खबर लगवाए बगैर कोई बड़ी शरारत करती और फिर उसकी पेशी लग जाती। किधर यार, मैं तो तरसी पड़ी हूँ कोई बड़ी शरारत करने को, लेकिन कोई शिकार ही नहीं मिला। उसने मुंह लटकाए मासूम शक्ल बनाते जवाब दिया। अस्तगफिरुल्लाह। दिलजान के कहने पर ज़रमीन ने उसे आंखें दिखाई और वो तीनों हंसने लगे। फिर सर ने तुम्हें क्यों बुलाया है? उसके आंखें दिखाने पर दिलजान ने मशकूक अंदाज से पूछा।
यार वही का ज़माना नहीं रहा और अल्हाम मुझे होते नहीं, तो मैं जाकर ही देखती हूँ कि मेरा बुलावा क्यों आया है। वो बेजारिये से कहते हुए उठी। देखा तो वो लड़की गायब थी। वैसे मेरा बुलावा आया किधर से है? उसने इन चारों को देखते कन्फ्यूजन से पूछा। सर के ऑफिस जाना है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जुरजान ने उठते हुए कहा तो जरमीन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे वापस बिठा दिया। तुम इधर ही रुककर मेरे खाने का ध्यान रखो, सर को मैं खुद देख लूंगी, उसने हंसते हुए कहा और वहां से चली गई। पीछे वो चारों मुस्कुरा कर रह गए। वो दरवाज़ा नॉक करती अंदर दाखिल हुई मगर ऑफिस खाली पड़ा था। वो एक नज़र खाली ऑफिस पर डालती वहां मौजूद सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगी। मुझे बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ चले गए, उसने मुंह बनाते हुए सोचा। इतनी देर में एक लड़का जूस लेकर अंदर आया। मैम, ये सर ने आपके लिए भेजा है, लड़के ने शाइस्तगी से कहते ट्रे जरमीन के आगे की। मैम? वो हैरत से पूछ दी, हंस दी। मुझे सिर्फ शैतान जरमीन कहते हैं, मैम नहीं, उसने हंसते हुए कहा मगर उस लड़के की नजरें झुकाए सीरियस खड़े देखकर उसने चुपचाप गिलास उठा लिया। गिलास उठाते ही वो लड़का वहां से चला गया। अजीब नमूना है, उसने हंसते हुए सोचा और खुद जूस का पहला घूंट भरा। वैसे आज सर बड़े हातिमताई बने हुए हैं, ऐसी भी क्या बात करनी है सर ने, उसने जूस पीते पीते सोचा। जूस खत्म करके वो एक बार फिर इंतजार करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता अब उसे गुस्सा आने लगा। आज लगता है सर ने लोरी सुनाकर नहीं बल्कि इंतजार करवा कर मारना है। वो चिढ़कर सोचती झटके से उठ खड़ी हुई। उठते ही उसे जोर का चक्कर आया, वो दोबारा सोफे पर गिर गई। लगता है आज मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। वो सर पर हाथ रखकर सर को झटका देती दोबारा खड़ी हुई। इतनी देर में कोई दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ मगर शदीद चक्कर आने पर उसको कुछ नजर नहीं आया। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। होशो हवास खोने से पहले जो आखिरी एहसास था वो ये था कि किसी के मजबूत हसार ने उसे सहारा देकर उसे गिरने से बचाया है। यार आधा घंटा हो गया मगर मानो अभी तक वापस नहीं आई, जरजान ने कलाई में पहनी घड़ी देखते हुए बेचैनी से कहा। मैं देख कर आता हूँ, वो कहता उठ खड़ा हुआ। रिलैक्स रिलैक्स सर ने ही बुलाया है, अभी आ जाएगी, फादी ने खड़े होते उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। नहीं फादी, मुझे कुछ कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं दिल घबरा रहा है, मैं देख कर आता हूँ, वो परेशानी से कहता कैफेटेरिया से निकला। वो तीनों भी उसके पीछे निकले। प्रोफेसर कुरैशी के ऑफिस से बाहर उनका पियन बैठा था। जी क्या काम है? पियोन ने चारों को ऐनक के पीछे से झांकते पूछा। सर ने जरमीन खान बंगिश को आधे घंटे पहले अपने ऑफिस में बुलाया था, वो अभी तक आई नहीं। नरजान ने एक नज़र ऑफिस के बंद दरवाजे की जानिब देखते परेशानी से कहा। मगर आज तो कुरैशी साहब पहला लेक्चर लेकर 11 बजे ही चले गए थे, अब तो उनको गए भी 3 घंटे हो गए हैं, तुम लोगों के साथ ज़रूर किसी ने मजाक किया होगा। पियोन ने उनकी उनकी बात सुनकर हैरानगी से जवाब दिया। पियोन की बात सुनकर जरजान की परेशानी मजीद बढ़ गई। उसका दिल अजीब वहमात का शिकार हो रहा था। अगर यहाँ नहीं आई तो कहाँ चली गई? उसे सर ने ही बुलाया था। जरजान ने आगे बढ़कर पियोन का गिरबान पकड़कर झंझोड़ते हुए गुस्से से चीख कर कहा। क्या कर रहे हो जर, छोड़ो उसे। मोमिन ने जल्दी से घबराए हुए पियोन को जरजान से छुड़वाया और पियोन से सॉरी करता उसे बाजू से पकड़कर वहां से ले गया। क्या हो गया है जानी, क्यों बच्चों वाली हरकतें कर रहा है? जरमीने भी कहीं शरारत कर रही होगी, तुम परेशान मत हो, फादी ने उसे कंधों से पकड़कर समझाया। वो तीनों जरजान को परेशान देकर खुद भी फिक्रमंद हो रहे थे मगर उसे हौसला देना भी जरूरी था। मुझे बस लग रहा है कि मानो ठीक नहीं है, और सबसे ज्यादा खतरा सिकंदर की तरफ से है। वो कुल्लम खुला मुझे धमकी भी दे चुका है। जरजान ने परेशानी से अपना सीना मसलते इधर उधर देखते बेचैनी से कहा। डोंट वरी सर, वो जरमीने का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम ढूंढते हैं, वो यहीं कहीं यूनी में ही होगी। हैदर ने उसके साथ चलते उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। वो सब जानते थे कि जरजान जरमीन को लेकर कितना ज्यादा हसास है। उसका यूं परेशान होना बेजा ना था। वो बस यूनी में जरमीन को ढूंढते हुए जरजान को मुसलसल तसल्ली दे रहे थे। वो तीनों भी जरमीन के लिए परेशान थे मगर जाहिर करते तो जरजान हिम्मत हार जाता। वो तीनों तो खुद जरजान की हिम्मत थे, उसे हिम्मत कैसे हारने देते। जरजान को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था मगर क्या, ये समझने से वो कासिर था। उसका दिल इस वक्त शिद्दत से एक ही ख्वाहिश कर रहा था कि उसकी मानो कहीं से हंसती हुई उसके सामने आ जाए और कहे कि मैं तो तुम्हें तंग कर रही थी बर्फानी लंगूर। उसने दूर आसमान पर डूबते सूरज को बुझे दिल के साथ देखा। वक्त गुजरने के साथ उसका दिल भी डूब रहा था। जरमीन के हवाले से खदशात शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास दिला रहे थे। सिकंदर ने पूरी प्लानिंग के साथ जरमीन को यूनिवर्सिटी से उठा लिया था और सीधा अपने घर ले आया था। उसे बेड पर लिटाकर सिकंदर ने उसके ऊपर कंफर्टर डाला और एक नज़र उसके मासूम चेहरे को देखता कमरे से बाहर निकल गया। करीबन आधे घंटे बाद वो हाथ में खाने की ट्रे लिए कमरे में वापस आया। जरमीन अभी तक बेहोश थी। वो खाने की ट्रे टेबल पर रखकर उसके पास आया और साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसके चेहरे पर हल्का सा पानी फेंका। पानी गिरते ही जरा सा किसमिसाकर सीधी हुई और नींबा आंखों से कुछ देर अपने ऊपर झुके सिकंदर को देखती रही। आर यू ओके? सिकंदर ने उसका गाल थपक कर पूछा तो वह मुकम्मल तौर पर बेदार हुई और सिकंदर को अपने ऊपर झुका देखकर जल्दी से पीछे खिसकी। उसको होश में आते देखकर सिकंदर सीधा होकर खड़ा हो गया। तुम? जरमीन ने उसे देखकर हैरत से इस्तफसार किया। किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? वो इस्तेहज़ाइया कहता कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठा। हाँ, जरमीन ने बालों पर हाथ फेरते बैठते हुए यकलफ्ज़ी जवाब दिया। किसको? वो हैरान हुआ। किसी को भी, पर तुम्हें नहीं, उसने कंधे उचकाते सादा लहजे में कहते हुए एक नज़र कमरे को देखा। बाय द वे, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कैसे? मुझे यहाँ कौन लाया? और मैं तो
सर कुरैशी के ऑफिस में थी ना? उसने दिमाग में जोर देते हुए पुरसोच अंदाज में हैरत से एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। एक साथ इतने सारे सवालों पर सिकंदर मुबहिम सा मुस्कुराया। अभी तक तो तुम यहाँ सुकून से सो रही थी और मैं यहाँ वही कर रहा हूँ जो कोई भी शरीफ इंसान अपने घर में करता है। तीसरी बात कि तुम यहाँ गाड़ी में लाई गई हो और आखिरी बात कि मैं लेकर आया हूँ। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए उसके तमाम सवालों के जवाब दिए। ओह, तो सर के ऑफिस में तुम आए थे, मगर मुझे अपने घर क्यों ले आए? सर के पास ले जाते ना। उसके मासूमियत से कहने पर सिकंदर मुस्कुरा दिया। उसे अभी तक लग रहा था कि वो एक्सीडेंटली ऑफिस में बेहोश हुई थी और सिकंदर उसकी हेल्प करता अपने घर ले आया है। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो किडनैप हो चुकी है। वाई आर यू सो इनोसेंट? सिकंदर के सवाल पर उसने हैरत से उसकी तरफ देखा। काउंटर क्वेश्चन मत करो, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो तमीज से। उसके सवाल करने पर वो गुस्से से मुखातिब हुई। दूंगा, हर सवाल का जवाब पूरी तफसील से दूंगा, मगर कुछ शराइत माननी पड़ेंगी। सिकंदर की बात पर उसने उलझते हुए उसे देखा जो मुसलसल जेरे लब मुस्कुरा रहा था। कौन सी शराइत? जरमीन ने उसे मशकूक नजरों से देखा। सबसे पहले कुछ खा लो। सिकंदर ने टेबल से ट्रे उठाकर उसके आगे रखते हुए उसे आंखों से खाने का इशारा करते कहा। जरमीन ने एक नज़र अपने सामने पड़ी खाने की ट्रे को देखा जो उसकी मनपसंद अशिया से पूरी थी, फिर नासमझी से सिकंदर को देखा। खाने को देखकर शदीद भूख का एहसास एक बार फिर से जाग उठा। मगर क्यों? उसने भूख को भरम की चादर में छुपाने की कोशिश की। उसके सवाल पर सिकंदर की मुस्कुराहट गहरी हुई। क्योंकि तुम्हें भूख लगी है और जल्दी से कुछ खा लो, फिर अगला काम भी करना है। सिकंदर ने उसे खाने का इशारा करते कहा। कौन सा अगला काम? उसने तफ्शीशी अंदाज में पूछा। बस सवाल करना बंद करो और खाना खाओ, खुद को भूखा मत रखो। सिकंदर के तंबीही अंदाज पर ना चाहते हुए भी वो भूख की आवाज़ पर लब्बैक कहती खाना खाने लगी। सिकंदर उसको मुहब्बत होकर देखने लगा जो सुकून से इटालियन सैलेड खा रही थी। खुद को सिकंदर के घर में पाकर उसके साथ अकेले होते हुए भी उसके चेहरे पर खौफ की रमक तक ना थी। उसकी जगह कोई आम लड़की होती तो शायद खौफ से रो रो कर खुद को हल्कान कर चुकी होती, मगर वो सुकून से उस पर गुस्सा करती, सवाल पर सवाल करती, अब सुकून से खाना खा रही थी। ये सब सोचते सिकंदर के उनाबी लब दिलकश मुस्कुराहट में ढले। क्या ये वाकई इतनी मासूम है कि इसे अंदाजा ही नहीं कि मैं इसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता हूँ? उसने जरमीन का मासूम चेहरा देखते सोचा, तब तक वो खाना खा चुकी थी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तुम्हें अंदाजा भी है तुम इस वक्त मुकम्मल तौर पर मेरी दस्तरस में हो और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? उसका लहजा इंतहाई अजीब और आवाज़ बुला की सर थी। उसकी बात पर जरमीन खिलखिलाकर हंसी। जरमीन खान बंगिश को डराने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। और वो फर्जी कॉलर इकड़ाकर बोलती हुई रुकी। मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो। तुम बस यही कह सकते हो कि अब किसी से बात की तो दुनिया हिला के रख दूंगा, या दोबारा ऐसे कपड़े पहने तो जान निकाल लूंगा, वगैरह वगैरह। उसने गर्दन अकड़ाकर भारी आवाज निकालते ही सिकंदर की कॉपी की। उसकी बातों और हरकत पर सिकंदर ने अपने कह कहे को जब्त किया। यार आखिरी काम या आखिरी काम तुम मुझे उन बेचारे तीनों लड़कों की तरह मारने की नाकाम कोशिश करोगे? उसकी बात पर सिकंदर की मुस्कुराहट धीमी पड़ी। नाकाम कोशिश? उसने पुरस्कारियत से मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि अच्छे लड़के मेरे जैसी मासूम सी स्वीट लड़की को बिल्कुल नहीं मारते। उसने चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट से जाते शहादत की उंगली उठाकर नफी में हिलाते हुए सर भी नफी में हिलाया। ऐसे करते हुए वो अपने कहे के मुताबिक हकीकी मायनों में सिकंदर को मासूम सी स्वीट लड़की लगी। तुम्हें किसने कहा कि मैं अच्छा लड़का हूँ? सिकंदर के अजीब लहजे में पूछने पर जरमीन को झटका लगा। यानी तुम मुझे मारोगे? लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें तुम्हारी बात से मुकरने नहीं दूंगी। तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो अब अगर अपनी बात से मुकरने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। उसने बेड पर ही खड़े होते कुर्सी पर सुकून से बैठे सिकंदर को गुस्से से धमकाते हुए वार्निंग भी दे डाली। उसके धमकियों अंदाज पर उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। रेली? बिल्कुल वैसे जैसे मेरा नाक तोड़ा था, हाँ? वो बोलता हुआ हंस दिया। वेल, अगर वैसे ही मेरा मुंह भी तोड़ना है तो मैं दिलो जान से हाजिर हूँ। स्याह आंखों में मोहब्बत का समंदर मौजूद था। वो सीने पर हाथ रखकर हल्का सा झुका और जरमीन को मुंह खोलता देखकर वो दोबारा गोया हुआ। मैं वाकई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज इस बात का यकीन कर लो कि मैं दुनिया का वो आखिरी शख्स भी नहीं होऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे। वो शिद्दत जज्बात से कहता उठ खड़ा हुआ। उसकी बात पर ज़रमीन स्टिल हुई। शाम के गहरे साए पूरे शहर में अपने पंजे गाड़ चुके थे, मगर ज़रमीन का कोई अता पता नहीं था। वो पूरी यूनी में देख चुके थे, मगर ज़रमीन को मिलना था ना वो मिली। ज़रजान की तो हालत बुरी हो गई थी, बस रोने की कसर रह गई थी। उन सब ने ज़रमीन का नंबर भी ट्राई करके देख लिया, मगर उसका नंबर भी मुसलसल ऑफ आ रहा था, जिसने उनकी परेशानी में खातिर ख्वाह इजाफा किया। ज़रजान का परेशान दिल अब मुसलसल ज़रमीन की खैरियत की दुआएं मांग रहा था। ज़रजान का पहला शक सिकंदर पर गया था, मगर उसके बारे में जब ये पता चला कि वो एक हफ्ते से आउट ऑफ सिटी है और अभी भी लाहौर में है, तब से उसकी तफ्शीश मज़ीद बढ़ गई थी कि अगर सिकंदर नहीं तो फिर दूसरा कौन हो सकता है। इससे आगे सोच कर ज़रजान का दिमाग फटने के करीब हो गया था, मगर कोई सिरा हाथ लग के ही नहीं दे रहा था। पहली उम्मीद की एक डोर उसके हाथ में थी जिसके ज़रिए वो अपनी मानों तक जा सकता था, मगर अब जो वो डोर हाथ से छूट गई थी गोया उम्मीद छीन सी गई थी। सर, अब पुलिस स्टेशन चलते हैं। 2.5 घंटे से उसका नंबर भी मुसलसल ऑफ आ रहा है। फादी ने फ़ोन कान से हटाते परेशानी से कहते अपने तई तजवीज़ पेश की।
नहीं, हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। बात फौरन मीडिया तक जा पहुंचेगी और फिर किसी बालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे तो तुम जानते हो कैसी बातें सुनने को मिलेंगी। यहाँ की पुलिस और मीडिया को तुम लोग अच्छे से जानते हो। मेरी मासूम मानो का किरदार एक पल में सवालिया निशान बना देंगे ये लोग। मैं अपनी मानो के बारे में ऐसी कोई बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुरुस्तगी से कहते उसकी हैजल की नींद आंखें भीग गईं। इस वक्त वो कहीं से भी 19 साल का लाओबाली जरजान नहीं लग रहा था, बल्कि एक मुकम्मल जिम्मेदार, अपनी उम्र से कहीं बड़ा इंसान लग रहा था। जरमीन के लिए उसके कई रूप थे, कभी उसका पक्का दोस्त, कभी उसका दुश्मन, कभी उसकी माँ, कभी उसका बाप, कभी उसका साथी तो कभी उसका उस्ताद, कभी उसका हमराज व हमदर्द और कभी उसका बड़ा भाई। उसकी भीगी आंखें देखकर तीनों के दिल को गोया किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। फादी ने आगे बढ़ते उसे गले से लगाकर उसकी पुष्ट से हिलाई। हैदर और मोमिन ने भी आगे बढ़कर उन दोनों के गिर्द अपने बाजू फैलाए। इन तीनों का सहारा पाते ही वो फूट फूट कर रो दिया। प्लीज़ मुझे मेरी मानो कहीं से ला दो। प्लीज़, मेरी मानो बहुत मासूम और छोटी है। अगर उसे कुछ भी हुआ मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। तुम सब तो मुझे अपना भाई और मानो को अपनी बहन मानते हो ना, तो प्लीज़ अगर मेरी थोड़ी सी परवाह है तो मुझे मेरी मानो, मेरी गुड़िया कहीं से भी बस सही सलामत वापस ला दो। प्लीज़ ला दो। वो रोते हुए बामुश्किल बात करता किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जिससे उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया गया हो और वो उसे वापस पाने की जिद कर रहा हो। अब तक वो हॉस्पिटल, शेल्टर्स वगैरह हर जगह चेक कर चुके थे, मगर धाके वही 3 बात। उसकी हालत देखकर इन तीनों की भी आंखें नम हुईं। वो सब उसके दिल की तकलीफ को दिल से महसूस कर रहे थे। हम सबका बचपन का साथ था, एक दूसरे के लिए बिल्कुल फैमिली की तरह थे। किसी एक की ज़रा सी तकलीफ दूसरों को इससे दुगनी तकलीफ में मुब्तला कर देती। ज़रजानी, हौसला कर। हमारी ज़रमीनों को कुछ नहीं होगा। हम उसे सही वापस लाएंगे इंशाल्लाह। हैदर ने उसकी पुश्त पर बाजू फैलाते हुए उसे तसल्ली दी। इंशाल्लाह। तीनों ने सदके दिल से आमीन कहा। चारों ज़रमीन को ढूंढने एक बार फिर निकल पड़े। ये तुम्हारा घर है तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ज़रमीन ने नए सिरे से तफ्शीशी प्रोग्राम शुरू किया ताकि मेरे घर को तुम अपना घर बना लो। सिकंदर ने जानदार मुस्कुराहट से कहते उसे देखा जो माथे पर बल डाले सिकंदर को देख रही थी। मैं क्यों बनाऊं इसे अपना घर? मेरे पास अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने पोनी को झटकते हुए शान से कहा तो सिकंदर की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। सिकंदर को हकीकी मायनों में उसकी मासूमियत पर यकीन हो गया। वो हर बात का मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक निकाल रही थी। बनाना तो पड़ेगा, सिकंदर ने बेनियाजी से कहते कंधे उचकाए। अब ऐसी भी अंधेर नहीं मची कोई भी ज़मीन खान बंगिश पर ज़बरदस्ती कर सके। वो इस्तेहज़ाइया हंसी। और मुझे जल्दी वापस छोड़ आओ, ज़र परेशान होगा मेरे लिए। वो उजलत भरे अंदाज में कहती उठ खड़ी हुई। पहली बात, मैं कोई भी नहीं हूँ। उसने कोई भी पर जोर दिया। और दूसरी बात, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए यहाँ नहीं लाया, सो सुकून से बैठ जाओ। सिकंदर ने सख्ती से कहते उसे बाजू से पकड़कर वापस बेड पर बिठाया। उसके अचानक सख्त अंदाज पर एक पल को वो सहमी, मगर अगले ही पल उसे शदीद गुस्सा आया। हैदर ग्रेन आंखों में खौफ की बजाय एक दफ़ा फिर गुस्सा देखकर वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। रिलैक्स, मेरी एक शर्त मान लो, मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊँगा। उसने नरम लहजा इख्तियार किया। कौन सी शर्त? ज़रमीन ने आईब्रोज उचकाते हुए इस्तफसार किया। मेरी महरम बनोगी? सिकंदर ने मोहब्बत भरे नरम लहजे में पूछा, मगर उसकी नासमझ नज़रों का मफहूम समझते गहरा सांस लेकर रह गया। मुझसे निकाह करोगी? एक पल को वो बिल्कुल सुन हो गई। अगले लम्हे हैजल की आंखों में हैरत और फिर आखिरी तासुर गुस्से का उभरा। सिकंदर की बढ़ती जसारतों पर अब कि उसे सही मायनों में शदीद गुस्सा आया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो गुस्से से कहती उठ खड़ी हुई। सिकंदर सुकून से सीने पर हाथ बांधे बैठा था। दिमाग तो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर दिल बेईमान हो गया है। उसने सीने पर हाथ रखते चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कान सजाई। ज़रमीन गुस्से से बल खाकर रह गई। अपना बेईमान दिल लेकर कहीं और जाओ या जो भी करो, आई डोंट केयर। मुझे अभी इसी वक्त वापस छोड़ कर आओ, बल्कि मैं खुद ही चली जाती हूँ। वो गुस्से से कहती दरवाजे की जानी बढ़ी। सिकंदर ने बैठे बैठे उसका बाजू पकड़ कर खींचा और उठ खड़ा हुआ। अगर अपने भाई की जान प्यारी है तो मेरी बात मान लो, उसने सर्द और शफाक अंदाज में कहते हैजल की नीन आंखों में स्याह आंखें गाड़ी। यकलख्त उसका अंदाज और लहजा बदला। ज़रमीन नरमी से उसकी बात किसी सूरत मानने वाली नहीं थी, उसे अंदाज़ा था, मगर उस पर वो सख्ती नहीं करना चाहता था। अब उसे फैसला तब्दील करना ही पड़ा। हैज़ल ग्रेन आंखें हैरत से फैलीं। चट्टाक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़र का नाम लेने की? अगर ज़र को एक खराश भी आई तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूँगी, वहशी दरिंदे। गुस्से से चीखते उसने जोरदार थप्पड़ सिकंदर के चेहरे पर रसीद किया। ज़रजान के नाम पर आग बबूला होती, उससे से बिला इरादा उसका हाथ उठ गया। सिकंदर की रगें तन गईं। उसे याद नहीं पड़ता था कि उसने कभी किसी से थप्पड़ खाया हो, यहाँ तक कि उसने कभी अपने वालिदैन से भी मार नहीं खाई थी। ये उसकी ज़िंदगी में पड़ने वाला पहला थप्पड़ था। दांतों पर दांत मजबूती से जमाए, मुठ्ठियां सख्ती से बेंचे, तनी हुई रगों से उसने गहरा सांस भरकर गुस्सा कम करने की कोशिश की। उसका गुस्सा बदनाम था, या वो अपने बुरे गुस्से के सबब बदनाम था, कुछ कहा नहीं जा सकता था। वो खुद भी जानता था कि गुस्से में वो सामने वाले को नहीं देखता, मगर ये पहली दफा था कि हिजाम सिकंदर अपना गुस्सा रोकने की कोशिश कर रहा था। वो ज़रमीन को किसी सूरत कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसका गुस्से से सुर्ख चेहरा और फूली हुई रगें देखकर ज़रमीन को एक पल को उससे खौफ महसूस हुआ, मगर उसने चेहरे से महसूस नहीं होने दिया और खुद को अंदर ही अंदर हौसला देने लगी।
सिकंदर ने पेशानी मसलते गुस्सा जब्त करते नजर उस दुश्मन जान को देखा जो आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रही थी। सिकंदर को गुस्से में भी उस पर प्यार आया। उसने झुककर उसके मुंह के करीब अपना कान किया। अल्लाह जी, प्लीज ये ठंडा मुर्दा गुस्से से बेहोश होकर इधर ही गिर जाए और मैं यहाँ से भाग जाऊं। उसकी दुआ पर ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर गैर महसूस मुस्कुराहट दौड़ गई। ठंडा मुर्दा? सीरियसली? उसने सीधे होते हुए आईब्रोज उचकाते सोचा। उसने एक नजर जरमीन को देखा जिसके सबब सिकंदर पहली दफा गुस्सा उतारने में जल्द कामयाब हुआ था, वरना एक आधे बंदे को अच्छी तरह मारे बगैर उसका गुस्सा किसी तौर कम नहीं होता था। 5 मिनट हैं सिर्फ तुम्हारे पास फैसला करने के लिए, जिंदा जरजान या मुर्दा जरजान। सिकंदर ने झुकते हुए उसके कान में जमा देने वाले सर्द अंदाज में सरगोशी की और मुड़कर लंबे लंबे डग भरता बाहर कमरे से निकल गया। उसकी सर्द सरगोशी ने जमीन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दी। एंग्री यंग मैन, स्टूपिड, इडियट, एरोगेंट, सोल सकिंग गेंट। वो गुस्से से उसको मुख्तलिफ अलकाबात से नवासी बेड पर वापस जा लेटी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था कि अब उसे क्या करना है। उसने एक नज़र कमरे में डाली। कमरा काफ़ी वसी था मगर भागने की कोई जगह नहीं थी। दरवाज़ा लॉक था। उसने विंडो का पर्दा पीछे करके देखा तो उस तरफ टेरेस था। वो जल्दी से ग्लास डोर खोलती टेरेस पर गई मगर वहां से नीचे झांकने पर उस पर इदराक हुआ कि वो वहां से छलांग नहीं मार सकती। वो गुस्से से मुंह बनाकर गिलास डोर को जोरदार ठोकर मारती कराहती पाँव पकड़ते इधर ही बैठ गई। आह अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मर जाओ ठंडे मुर्दे। वो पाँव पकड़े रूहानी शक्ल बनाकर उसको बद्दुआ देने लगी। पाँव पकड़े वो कुछ देर इधर ही बैठी रही, फिर उठी और लड़खड़ाती कमरे में आ गई। मुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। उसके दिमाग ने हौसला दिया। लेकिन वो जर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये पूरा वहशी दरिंदा है। मेरा जर बेचारा छोटा सा, उसका दिल कांपा। मैं तो इस वहशी से मुकाबला कर सकती हूँ ना। उसके दिमाग ने नई तजवीज़ पेश की। लेकिन मैं तो जरजान से भी छोटी हूँ और इस ठंडे मुर्दे से तो बहुत ही छोटी हूँ। दिल ने यह सोचते हुए कि वो बामुश्किल सिकंदर के सीने तक आती है दिमाग की तजवीज़ रद्द की। उम्र और हाइट से क्या होता है, दिमाग होना चाहिए बस। दिमाग ने नया रास्ता सुझाया। दिमाग तो ज़रमीन खान बंगिश के पास बहुत है। सुर्ख लबों पर जानदार मुस्कुराहट छा गई। लेकिन इस दिमाग का क्या करूं जो आज काम करना बंद कर चुका है? दिल ने गुस्से से दहाई दी। अभी चला लेते हैं। उसने तेजी से सोचना शुरू किया। कई प्लान सोचे, रद्द करते और एक प्लान पर अटकी। अगर मैं उसकी बात मानकर जरजान को बचा लूँ तो फिर उसको बताऊँ कि तुमने किससे पंगा लिया है तो? नहीं नहीं, शादी ऐसे थोड़ी होती है। ना कोई मेहमान, ना दुल्हन, ना कोई फंक्शन। उसकी मासूमियत एक बार फिर अंगड़ाई लेकर जागी। उसकी मासूमियत ही थी जिसने सिकंदर को माइल किया था। उसकी आंखों की मासूमियत किसी से मेल खाती थी। कोई ऐसा जो सिकंदर को अजीज तरीन था, जिसने उसे फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया था। वैसे ये अच्छा तरीका है इस वैशी सिकंदर से बदला लेने का। इससे शादी करके मैं इसे छोड़कर सर के पास चली जाऊंगी। यूनी में हर वो काम करूंगी जिससे इसको गुस्सा आता है, और अगर इसने दोबारा यूनी से उठाने की कोशिश की तो मैं इसे इतना सताऊंगी कि तंग आकर हाथ बांधता मुझे खुद वापस छोड़कर आएगा। वो शैतानी मुस्कुराहट लबों पर सजाए सोच रही थी, इतने में सिकंदर कमरे में वापस आया। उसे देखकर सरमीन ने चेहरे के तासुरात नॉर्मल किए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिकंदर ने खामोशी से उसके करीब आते भारी काम वाला दुपट्टा उसके सर पर उड़ाकर आगे से घूंघट निकाल दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सब हो चुकने के बाद जरमीन को समझ आई। तुम मुझे दुल्हन बना रहे हो? उसे फौरन घूंघट उठाकर गुस्से से देखते इस्तफसार किया। सिकंदर ने मुस्कुराहट जब्त की। नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे अलावा कोई ना देखे। उसकी शिद्दत पसंदी से कहने पर वो घूर कर रह गई। सिकंदर ने एक नज़र उसको देखा जो स्याह शॉर्ट कुर्ते के साथ जीन्स पहने, बाल हस्बे आदत कोने में बांधे, नीचे स्नीकर्स पहने, सर पर भारी काम वाला दुपट्टा लिए हुए थी। वो गहरा सांस भरता दरवाजे की जानी बढ़ गया। उससे ज्यादा की तवक्का जमीन खान बंगश ने लगाना उसके हिसाब से फजूल था। वो किसी सूरत उससे ज्यादा पर राजी न होती। वो दूसरा रास्ता जबरदस्ती का था जो वो नहीं करना चाहता था। ये तो बता दो, मैंने इसे अजीबो-गरीब शादी में करना क्या है? उसके सवाल पर दरवाजे के हैंडल को घुमाता सिकंदर का हाथ साकिन हुआ। वो हंसता हुआ मुड़ा। उसे वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि वो निकाह को शादी समझ रही है। तुम्हारी मासूमियत ले डूबी जरमीन खान बंगिश। वो बड़बड़ाता हुआ उसके पास आया। बड़बड़ाहट इतनी आहिस्ता थी कि वो खुद भी मुश्किल सुन पाया। 3 दफा कबूल है कहना है। सिकंदर ने नरमी से उसे देखते उसके अजीब सवाल का जवाब दिया। बस? वह हैरान हुई। फिर शादी खत्म? उसके हैरत और मासूमियत से पूछने पर उसने हल्का सा कहकहा लगाया। हाँ, शादी। उसने पेशानी मसली। ये निकाह है, शादी नहीं। और निकाह खत्म नहीं बल्कि निकाह का प्रोसीजर खत्म होगा। सिकंदर की बात पर उसने गायब दिमागी से सर इस बात में हिलाया जबकि दिमाग में अजीब हलचल मची हुई थी। सिकंदर ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और दुपट्टा उसके चेहरे के आगे गिराकर गवाहान और काजी को बुला लाया। एजाबो कबूल के बाद सिकंदर गवाहान और काजी को बाहर ले गया। कुछ देर बाद वो कमरे में वापस आए तो सुर्ख दुपट्टा बेड पर था और बेड कवर के साथ जमीन गायब। उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो दरवाजा बंद करता टेरेस की तरफ बढ़ा। स्लाइड डोर खोलता वो टेरेस पर आया तो जमीन टेरेस की दीवार पर लॉन की तरफ टांगे लटकाए बेड कवर को एक सिरा पेड़ पर और दूसरा सिरा रेलिंग पर बांधे नीचे कूदने को तैयार थी। वो उसकी जुरातमंदाना हरकत से महफूज होता आगे बढ़ा और पीछे से उसे अपने मजबूत हसार में लेते हुए उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाया। वो जो नीचे कूदने की तैयारियों में थी अचानक सिकंदर का हिसार पाते उछली।
इसे कबल के वो उछलकर नीचे गिरती। सिकंदर ने बरवक्त उसे पीछे खींच लिया। सरमीन ने खौफ के मारे मजबूती से उसके बाजू पकड़ रखे थे। फिक्र मत करो, मैं कभी तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, उसने गंभीर आवाज में कहते उसे दीवार से नीचे उतारा, मगर अभी तक वैसे ही पकड़ रखा था। ओके, अब मैं नहीं गिरती, अब तो छोड़ दो, जरमीन ने खुद को उसे छुड़वाते गुस्से से कहा। उसे सिकंदर का यूं पकड़ना नागवार गुजरा था। छोड़ देने के लिए तुम्हारे सारे हकूक अपने नाम नहीं लगवाए माई लेडी, उसने मुस्कुराकर कहते उसका रुख अपनी जानिब किया। वट एवर, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम भी छोड़ दो, और दूसरी बात यह कि माई लेडी किसको कहा तुमने, मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश भी मत करना, जरमीन ने बेनियाजी और गुस्से से कहते उसके बाजू से अपने हाथ हटाए। सिकंदर उसकी मासूमियत पर खुलकर हंस दिया। सिली गर्ल, बीवी के साथ फ्लर्ट नहीं किया जाता, इसे मोहब्बत कहते हैं। वो एक छोड़ने और छोड़ देने में भी बहुत फर्क है। बीवी होगी तुम्हारी कोई पुरानी, तुम्हारे जैसी सड़ी हुई गर्लफ्रेंड, मैं बीवी नहीं हूँ मिस्टर सिकंदर, उसने सिकंदर को पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश करते माथे पर बल लिए जवाब दिया। ना सिकंदर, तो मैं दुनिया के लिए हूँ, मगर तुम्हारे लिए सिर्फ हजाम हूँ, तुम मुझे हजाम बुलाया करो, सिकंदर ने मोहब्बत से नरम लहजे में कहते उसके गुस्से से सुर्ख होते गाल को थपका। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी कहूँ, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे कब और क्या करना है, उसने सिकंदर का हाथ झटकते बेनियाजी से कंधे उचकाए। उसका हाथ झटकना सिकंदर को नागवार गुजरा, मगर इग्नोर कर गया। ये बंदा नाचीज आपका शोहर है, और शोहर से तमीज से बात करते हैं, तो तुम्हारा कहकर नहीं, उसने नरमी से कहा। ओह रियली, उसने हैरत से पूछा। तो फिर तुम भी सुनो, बीवी से भी तमीज से बात करते हैं, तुम्हारा कहकर नहीं, उसने बिल्कुल सिकंदर के अंदाज में जवाब दिया। सिकंदर कहकहा जब्त करके रह गया। हंसो मत और मुझे वापस छोड़ कर आओ अभी, उसने मुक्का दिखाते सिकंदर को धमकी दी। ओह, वो आईब्रोज उचकाता हैरत से मुस्कुराया। वेस्ट ऑफ टाइम है, बिलीव मी जानम, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिकंदर ने मुस्कुराते हुए उसके मुक्के की जानिब इशारा किया। और जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, सिकंदर ने आगे झुकते हुए कहा, तो वो फौरन पीछे हुई। सिकंदर दिलकशी से मुस्कुरा दिया और सिकंदर को घूरती टेरेस से कमरे में आई और मौके का फायदा उठाते कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। सिकंदर उसकी जल्दबाजी पर पुरस्कारिये से मुस्कुराता कमरे में आया और टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता उसके पीछे बाहर निकला। जरमीन कॉरिडोर से होती टीवी लाउंज में दाखिल हुई कि सामने खड़े सिकंदर को दिलकशी से मुस्कुराते देखकर यकलख्त रुकी। उसने हैरत से सिकंदर को देखा। वो ठटकी, संभली, फिर सीधी हुई। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मुझे वापस जाना है और जाना ही है, उसने पुरस्कून अंदाज में सीने पर हाथ बांधते सिकंदर को मुखातिब किया। तो मैंने रोका कब है, उसने मसनूई हैरत के तासुरात सजाए मुबहिम मुस्कान के साथ इस्तफसार किया। वो हैरत से ठटकी। मतलब, उसने तो सिकंदर को तंग करने का सोचा था, मगर वो तो उसे ही हैरत के झटके दे रहा था। मतलब ये कि चलो, उसने आगे बढ़ते मुस्कुराते हुए जरमीन का हाथ पकड़ा और बाहर की जानिब बढ़ गया। जरमीन हैरत में गुम उसका हाथ भी न झटक पाई। पोर्च में आकर उसने जरमीन के लिए फ्रंट डोर खोलकर उसे अंदर बिठाया और खुद आकर ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी स्टार्ट करने से कबल उसने जरमीन की जानिब झुकते हुए उसको सीट बेल्ट पहनाई और फिर खुद भी सीट बेल्ट कसता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सीट बेल्ट पहनाने पर जरमीन ने बगौर उसका चेहरा देखा, जहां जरमीन के लिए एहसास, फिक्र, मोहब्बत और परेशानी के गहरे साए लहरा रहे थे। सिकंदर के तासुरात देखते उसे सिकंदर के बारे में जरजान की कई बातें झूठ लगी। एक बात की तरफ से वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो चुकी थी कि हजाम सिकंदर उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने सर झटककर इन सोचों से पीछा छुड़ाया और दिमाग ने सिकंदर को सताने की प्लानिंग शुरू कर दी। उसने एक नज़र साथ बैठे सिकंदर को देखा, जो संजीदगी से सामने देखकर ड्राइव कर रहा था। उसने गाना चला दिया। गाड़ी के पुरस्कून माहौल में सिंगर की आवाज़ अपना जादू फैलाने लगी। थॉट आई फाउंड अ वे, थॉट आई फाउंड अ वे, बट यू नेवर गो अवे, सो आई गेस आई गोटा स्टे नाउ। सिकंदर सॉन्ग कलेक्शन चेक करती जरमीन को देखने लगा, जो चेहरे पर दिलकश मुस्कान सजाए हुए थी। सियाह आंखों में मोहब्बत का सिमंदर मौजूद था। वो हकीकतन उसके लिए हजाम और दुनिया के लिए सिकंदर था। उसके लिए वो इंतहाई नरम, मोहब्बत, एहसास व फिक्र करने वाला बन जाता, और गुसीला, सर्द, सफाक और दरिंदगी से सिकंदर तो कहीं गायब हो जाता था। वो उसके लिए उसे देखकर हमा वक्त मुस्कुराता, जबकि दुनिया ने उसका हंसता चेहरा नहीं देखा था। वो जो दुनिया को जूते की नोक पर रखता था, जरमीन खान बंगिश के आगे बेबस हो जाता। Oh, I hope someday I will make it out of here, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find one near. Wanna feel alive outside. I can't fight my fear. कितनी अच्छी आवाज़ है ना सिंगर की, जस्ट लाइक मैजिक। जरमीन ने सिकंदर को यकसुई से ड्राइविंग करते देखकर उसकी तवज्जो हटाना गोया अपना फर्ज समझा। जरमीन के मुंह से किसी दूसरे की तारीफ सुनकर सिकंदर को एक बार फिर पोजेशन बुखार चढ़ा। तुम सिर्फ मेरी तारीफ किया करो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी बीवी हो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी सोचों में, जुबान पर, दिल में, दिमाग में सिर्फ हिजाम सिकंदर को होना चाहिए। अगर किसी दूसरे को सोचा तो इस शख्स को दुनिया से जाने में एक लम्हा नहीं लगेगा। सिकंदर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिए शिद्दत से सरदंदाज में कहा, तो जरमीन दिल ही दिल में उसकी इतनी पोजेसिवनेस पर हैरत ज़दा होती गहरा सांस भर गई। Isn't it lovely all alone? Heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin to bone. Hello, welcome home.
कुछ सोचती हुई वो कदरे तवक्कुफ के बाद गोया हुई। मैं एक शर्त पर तुम्हारी बात मानूंगी, उसने सिकंदर को देखते जवाब दिया। आई न्यू इट, धीमे लहजे में बड़बड़ाते हुए उसने आंखों के इशारे से बोलने को कहा। अगर आइंदा मुझे काम से रोकना हुआ तो वो काम खुद करके दिखाना पड़ेगा, वरना भूल जाओ कि मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगी। उसने दिल जलाने वाली मुस्कान चेहरे पर सजाते हुए शाने बेनियाजी से कहा। सिकंदर सर झटकता मुस्कुरा दिया। ओके जानम। उसके हामी भरने पर वो जी भरकर बदमजा हुई। उसने सोचा था कि वो इसके इनकार पर उसे जी भरकर सताएगी, वही काम करेगी जो उसे सख्त नापसंद हो, मगर मुकाबिल भी हजाम सिकंदर था जो उकाबी निगाह रखता था। भला वो जरमीन की सोच कैसे ना पढ़ पाता, जिसे अपने चेहरे के तासुरात छुपाने भी नहीं आते थे। जरमीन ने बदमजा होते हुए गाना तब्दील किया। आई हेट द वर्ld टुडे, you are so good to me, I know, but I can't change. Try to tell you, but you look at me like maybe I am an angel underneath. इनोसेंट एंड स्वीट। एक अंधेरी जगह पर गाड़ी रोकने पर उसने ठटकते हुए गाड़ी से उतरते सिकंदर को देखा। सिकंदर ने उसकी तरफ का दरवाजा खोला और हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला। वो हैरत से इधर उधर देखती गाड़ी से उतरी। वो झील के किनारे लगी बाढ़ के सामने रुका और जमीन को देखा जो माथे पर बल लिए आसपास का जायजा ले रही थी। तुमने चीटिंग की मेरे साथ, तुम तो मुझे वापस छोड़ने जा रहे थे ना? उसने बाढ़ पर हाथ जमाए हुए माथे पर बल लिए गुस्से से पूछा। हिजाम सिकंदर चीटिंग नहीं करता। उसने जमीन के पीछे से उसके दोनों तरफ से हाथ बाढ़ पर जमाते कान में मध्यम सरगोशी की। और वापस जाने से पहले मेरे लिए तुम्हारी शर्त अहम है। जरमीन के बालों के मसूर कौन खुशबू अपने अंदर उतारते हुए उसने सामने नीम अंधेर झील को देखा। उस वक्त जरमीन मुकम्मल तौर पर सिकंदर के हिसार में थी। उसकी बुझ सिकंदर के चौड़े सीने से मस हो रही थी और गुलाबी हथेलियां सिकंदर के मजबूत हाथों तले थीं। बामुश्किल सिकंदर के सीने तक आती उसकी चौड़ी जसामत के पीछे छुपी वो कोई बच्ची मालूम हो रही थी। सिकंदर की गुर्बत उसे घबराहट का शिकार कर रही थी, मगर वो खुद को कंपोज करती ढीठ बनी रही। उसकी हालत सिकंदर से मख्फी नहीं थी। वो उसकी हालत से महजूज होता झुककर थोड़ी उसके कंधे पर टिका गया। जरमीन की घबराहट में खातिर खा इजाफा हुआ। तो कौन सा गाना तो कौन सा गाना सुनोगी? जरमीन जो उसको पीछे करने वाली थी उसकी गंभीर आवाज़ पर एकदम रुक गई। उसे सिकंदर की बात का मतलब अब समझ में आया था कि वो उसकी शर्त ऐसे पूरी कर रहा है। जरमीन की तवील होती खामोशी पर वो खुद ही सोचता गाने लगा। नीम अंधेरे में डूबी झील, उस पर सिकंदर की पुरसहर आवाज़ ने जरमीन को जकड़ा। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मुकाम मेरा है, या चैन से बस रुक जाऊं? क्यों दिल ये मुझे कहता है, जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है। एक आस मिली फिर मुझको जो कबूल किसी ने किया है। हर सू मुकम्मल खामोशी थी। चांद की मध्यम सी रोशनी पूरी झील पर फैली थी। उस पर सिकंदर की पुरसहर आवाज़ ने माहौल को फसों खेजी बख्शी। किसी शायर की गज़ल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। जरमीन उसके खामोश होने पर भी आवाज़ के जादू में जकड़ी स्टिल खड़ी थी। सिकंदर आगे होकर उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराया। वो अब तक वैसे ही खड़ी रही। सिकंदर ने उसके चेहरे पर फूंक मारी। वो होश की दुनिया में वापस आती सब भुलाए जोश से मुड़ी। उफ, तुम्हारी आवाज़ कितनी प्यारी है, उसने दोनों हाथ अपने प्याजी गालों पर रखते हुए मुतासिर कुन अंदाज में कहा। इतने मासूम अंदाज पर अपनी तारीफ सुनकर उसके अनाबी लोगों पर जानलेवा मुस्कुराहट रक्सा हुई। सिकंदर को मुस्कुराते देखकर उसे अपनी जल्दबाजी पर खूब गुस्सा आया। उफ पागल जरमीन, उसने अपना रुख सिकंदर से मोड़ते ही दिल में खुद को कोसा। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और वहां से गाड़ी की तरफ चल दिया। वो दिल ही दिल में खुद को कोसती सिकंदर के पीछे चल रही थी। अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? सिकंदर को गाड़ी स्टार्ट करते देखकर उसने तफ्शीशी अंदाज में पूछा। जहां तुम कहो, उसने मोहब्बत भरे अंदाज से कहते एक मुस्कुराती नजर जरमीन पर डाली। वो उसे घूर कर चेहरा मोड़ गई। विंडो से बाहर दौड़ते मनाजिर और रात की स्याही देखते उसे दिलजान की परेशानी होने लगी। गाड़ी जैसे ही आलिम विला के आगे रुकी, जरमीन ने फौरन सीट बेल्ट खोली और दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया कि सिकंदर ने उसका वही हाथ थाम कर उसका रुख अपनी जानिब किया। बाय नहीं कहोगी? सिकंदर ने उसकी आंखों में देखते गंभीर आवाज़ में इस्तफसार किया। गुड बाय, जरमीन ने उजलत में कहते अपना हाथ उसके मजबूत गिरफ्त से छुड़वाने की नाकाम कोशिश की। हाँ, उसने नफ़ी में सर हिलाया, जैसे हस्बैंड को बाय बोलते हैं। सिकंदर का अंदाज जताता हुआ था। उसने जरमीन का दूसरा हाथ भी पकड़ा और उसका रुख मुकम्मल तौर पर अपनी जानिब मोड़ लिया। मुझे क्या पता हस्बैंड को कैसे कहते हैं, मेरे कौन सा 3600 हस्बैंड हैं। वो उसके फरमाइशी प्रोग्राम से हकीकतन चिढ़ गई। उसकी बात पर सिकंदर के मुस्कुराते लब पल में सिमटे और स्याह आंखों का नरम तासुर यकलख्त बदला। खबरदार जो दोबारा ऐसी बात मुंह से निकाली। तुम अभी ये बात करने और इसका मफहूम समझने के लिए बहुत छोटी और मासूम हो। उसके सर्द सरसराते लहजे में कहे गए अल्फाज जरमीन के अंदर सर्द लहर दौड़ा गए। और मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा अपनी बीवी को कि हस्बैंड को गुड बाय कैसे कहते हैं, उसने जरमीन का चेहरा हाथों के प्याले में भरते मोहब्बत से मुस्कुराते कहा। जरमीन के चेहरे पर कई रंग लहराए। अब मुझे कुछ नहीं सीखना, उसके मासूमियत से कहने पर ना चाहते हुए भी सिकंदर अपना इरादा तब्दील कर गया।
उसने आगे बढ़ते उसकी ठंडी पेशानी पर अपने दहकते लब रखे। आज के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा तुम्हारी बर्दाश्त नहीं, उसने पीछे होते हंसकर कहा। जरमीन के चेहरे पर उतने हया के रंगों को देखते सिकंदर मबहूत हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में भरे महवियत से उसे देखता। उसका हर अंदाज, हर रंग नक्श उसकी हैजल ग्रीन आंखों की चमक से आंखों के जरिए अपने दिल में उतार रहा था। आज उससे पूछता कि दुनिया का खूबसूरत तरीन चेहरा किसका है, तो वो बगैर सोचे समझे जरमीन का नाम लेता। सिकंदर की गिरफ्त ढीली होते ही जरमीन ने एक पल की भी ताखीर किए बगैर उसका हाथ अपने चेहरे से हटाए गाड़ी का दरवाजा खोला और छलांग लगाते उतरकर आलिम बला में दाखिल हो गई। लाउंज में कदम रखते ही उसका दिल धक से रह गया। दिलजान उछड़े बिखरे हुलिये में मुस्तरब सा इधर उधर चक्कर काटता फोन पर किसी से चीख कर बात कर रहा था। दिमाग और गर्दन की रगें वाजे हो रही थी, बाल बिखरे हुए और आंखें लाल हो रही थीं। लाउंज की हालत भी मुखलिफ न थी। डेकोरेशन पीसेस टूट कर फर्श पर गिरे हुए थे। कारपेट अपनी जगह से हिला हुआ था, कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। उसकी हालत देखकर आंसू जमीन के गाल भिगो गए, उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। जान, वो परेशानी से बोलती भाग के उसके गले लगी। जान को जमीन के आने का इल्म तब हुआ जब उसे अपने सीने से लगे पाया। मानो, मेरी जान, तुम ठीक हो? कहाँ चली गई थी? मेरी जान सूख गई थी, जान ने उसे खुद में बेइंतहा शिद्दत से कहा। मानो, मेरी जान किधर थी? मैं कितना परेशान हो गया था। दरजान ने उसे खुद से अलग करते उसका चेहरा हाथों में भरा। मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम बिल्कुल नाकाम मजनू लग रहे हो, जैसे तुम्हारी माशूक तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। जरमीन ने अपने आंसू साफ करते हंसते हुए जवाब दिया। जरजान की उजड़ी हालत देखकर उसके आंसू बेख्तियार हुए थे। वो अपने सर को लाख सताती थी, लेकिन उसकी ऐसी हालत का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मगर अब जब उस पर इदराक हुआ कि वो उसकी गुमशुदगी की बाबत परेशान था, तो रिलैक्स होती माहौल की कसावत कम करने की कोशिश करते हुए अपना असली अंदाज अपनाया। मुझे तुम्हारी सलामत चलती जुबान से अंदाजा हो गया है कि मेरी मानो बिल्कुल ठीक है, दिलजान ने मुस्कुराकर कहते हुए उसकी नाक दबाई और फिर उसे अपने सीने से लगाया। सिकंदर गाड़ी लॉक करता जरमीन के पीछे ही अंदर आया। गार्ड ने जरमीन को उसी की गाड़ी से उतरते देखा था, सो बगैर पसोपेश के उसे अंदर आने दिया। कहाँ चली गई थी मानो? जरजान ने उसे खुद से अलग करते पूछा। मैं लेकर गया था इसको, ये मेरे साथ थी, सिकंदर ने पुरसकून अंदाज में जरमीन के बोलने से पहले जवाब दिया। जरमीन की बजाय अपने पीछे से आते जवाब पर जरजान हैरत से मुड़ा और सामने सिकंदर को देखकर गोया उसे किसी ने अंगारों पर लौटा दिया। जरमीन ने भी हैरत से सिकंदर को देखा। वो समझ रही थी कि सिकंदर जा चुका था, मगर वो उसे अपने सामने अपने असली अंदाज में पूरी शान के साथ खड़ा नजर आया। क्या मतलब? मानो तुम्हें ये बदमाश लेकर गया था? दिलजान ने गुस्से और तफशीश से बैक वक्त दोनों को देखकर जरमीन से इस्तफसार किया। जरमीन ने मासूम चेहरा बनाते सर इस बात में हिलाया। तुम जलील इंसान, क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? क्यों लेकर गए थे उसे? जरजान गुस्से से ऊंची आवाज में कहता मुठियां सख्ती से बेंचा उसकी तरफ तेजी से बढ़ा कि जरमीन ने जरजान का बाजू पकड़ लिया। जिंदा जरजान या मुर्दा जरजान? सिकंदर की सर्द आवाज उसके कानों में गूंजी। उसकी आंखों में जरजान के लिए खौफ था। वो किसी सूरत जरजान को अपनी वजह से किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। वो जानती थी कि सिकंदर जरजान को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करेगा। उसके रोकने पर जरजान ने उसे देखा। जरमीन की आंखों में इल्तिजा के साथ खौफ देखकर जरजान को झटका लगा। उसने कहा, अपनी मानो को यूं बेबस होते और खौफ खाते देखा था। 19 सालों में आज पहली मर्तबा था कि जरजान खान बंगिश ने जरमीन खान बंगिश के हैजल ग्रीन आंखों में खौफ का रंग देखा था। जरमीन को यूं देखकर उसका दिल यूं था गोया किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया है। उसने बुझते दिल के साथ जरमीन का चेहरा हाथों के प्याले में भरा। मानो, मेरी जान, मुझे सच बताओ, इसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की? अगर इसने बताने से मना किया है या कोई भी धमकी दी है तो डरो नहीं, अपने जर को बताओ, मैं सब हैंडल कर लूंगा। ओके? जरजान के लहजे में जरमीन के लिए परेशानी, फिक्र और मोहब्बत, जबकि सिकंदर के लिए इश्ताल और नफरत थी। उसकी बात सुनकर सिकंदर को एक पल ना लगा समझने में कि वो किस बाबत दरियाफ्त कर रहा है, और ये कि जरमीन को बात की गहराई समझ नहीं आई। वो गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ जरजान की तरफ बढ़ा और जाकर उसका गिरेबान पकड़ लिया। साले साहब, मेरे पास मौका भी था, वक्त भी और हक भी। मैं अपने म्यार से गिरना पसंद नहीं करता कि नफ्स की गुलामी में हलाल और हराम की तमीज़ भुला बैठूं। उसने सर्द गुर्राती आवाज़ में कहते झटके से जरजान का गिरेबान छोड़ा। वो सर्द आवाज़ में बोलता उसे बहुत कुछ बावर करवा गया, मगर जो बात जरजान को समझ आ रही थी वो बात जरजान खान बंगिश मरकर भी समझना नहीं चाहता था। कौन सा हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम? उसने डूबते दिल के साथ खर्चों से पुर लहजे में इस्तफसार किया। इतने बच्चे तो नहीं हो तुम जरजान खान बंगिश के हक का मतलब तुम्हें समझाना पड़े, लेकिन चलो तुम्हारी खुशी के लिए बता देता हूँ। सिकंदर ने काटदार लहजे में कहते जरमीन को एक नज़र देखा, जो नज़रों में गुस्सा लिए उसे ही देख रही थी। जरमीन खान बंगिश, अब जरमीन हजाम सिकंदर बन चुकी है, निकाह हो चुका है हमारा। सिकंदर ने सर्द और गंभीर आवाज में कहते जरजान पर बम फोड़ा। जरजान ने बेयकीनी से जरमीन की जानिब देखा। ये सच है मानो? उसे दूर कहीं उम्मीद थी कि जरमीन सिकंदर की बात से इनकार कर देगी। आई वॉज हेल बाउंड। जरमीन ने आंखों में बेबसी लिए शाने उचकाए। जरजान ने सर पीछे गिराते बेबसी से आंखें बंद की। गहरा सांस भरते उसने आंखें खोली। तुम घटिया इंसान, तुमने जबरदस्ती मेरी बहन से निकाह किया, उसकी मर्जी के बगैर, उसको किडनैप करके। कुछ तो मर्दानगी दिखाते सिकंदर। जरजान गुस्से से चीख पड़ा। उसका दिल कर रहा था कि सामने खड़े शख्स को शूट कर दे। जरमीन ने अभी तक जरजान का बाजू पकड़े उसको किसी भी इंतहाई कदम उठाने से बाज रखा हुआ था। उसकी बात सिकंदर को आग लगा गई।
बस मैं सिर्फ अपनी बीवी का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मुझसे ऐसे बात करने वाले को दुनिया छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगता। और हाँ, मैंने निकाह किया, जबरदस्ती, उसकी मर्जी के बगैर, उसको किडनैप करके। सो व्हाट? अगर मैं अपने घटियापन पर उतर आता तो तुम्हारी बहन इज्जत के साथ मेरी बीवी मानकर उस छत के नीचे सलामत खड़ी अगर मैं अपने घटियापन पर उतर आता तो तुम्हारी बहन इज्जत के साथ मेरी बीवी बनकर इस छत के नीचे सलामत खड़ी है ना। अब के हालात जरा मुख्तलिफ होते, और तुम्हारी आखिरी बात की वजाहत देना भी मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। वो दुरुस्त गुराते लहजे में कहता जरमीन तक आया, जो उसके लहजे से सहम गई थी। हजाम सिकंदर की अमानत समझकर अपना ख्याल पहले से बढ़कर रखना। मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए ले जाने वापस आऊंगा। सिकंदर ने नरम भारी सरगोशी करते उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त की, और जरजान पर कहर भरी निगाह डालता लंबे लंबे ढक भरता वहां से चला गया। उसकी जुलत पर जरजान हैरत से बुत बना, और जरमीन गुस्से से शुरू हो गई। जरजान वहीं सोफे पर ढह गया। जरमीन ने परेशानी से उसके साथ बैठते उसका कंधा हिलाया। मानो कैसी जबरदस्ती की उसने निकाह के लिए? जरजान ने उसे देखते हुए शिकस्ता लहजे में पूछा। जरमीन गड़बड़ा गई। वो किसी सूरत जरजान को यह बताना नहीं चाहती थी कि उसने सिकंदर से निकाह के बदले जरजान की जिंदगी का सौदा किया है। बगैर नफा और नुकसान की परवाह किए वो ये सौदा कर गई थी, क्योंकि इसे इस सौदे में अपना नुकसान तो कहीं नजर ही नहीं आया था। सिर्फ एक नफा दिखाई दिया था कि उसका जर बच जाएगा। ये एक नफा जरमीन खान बंगिश के लिए हजारों नुकसान पर भारी था। वो चुपचाप ये सौदा कर गई थी। उसने उसने गन पॉइंट पर निकाह किया। जरमीन ने झूठ का सहारा लिया। वो जानती थी कि अगर जरजान को हकीकत का इल्म हुआ तो वो खुद को कसूरवार ठहराएगा और रोक पाल लेगा, जो उसे किसी सूरत मंजूर नहीं था। जरजान ने हैरत और बेयकीनी से जरमीन को देखा, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारी हर रग से वाकिफ हूँ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। वो हैरत से गोया हुआ। मानो मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मौत के डर से ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसमें तुम्हारी मर्जी शामिल ना हो। कोई भी शख्स जरमीन खान बंगिश को गन दिखाकर कोई काम जबरदस्ती नहीं करवा सकता। सो जस्ट टेल मी द ट्रूथ। उसने दुरुस्त विजय लहजे में कहते उसका हाथ थामा। तुम्हारी गलत फहमी है जर, जान हर किसी को अजीज होती है और मुझे भी है। उसने जरजान से नजरें चुराते जवाब दिया। मुझे तुम्हारे बारे में कभी कोई गलत फहमी नहीं हो सकती मानो, ये बात तुम भी जानती हो। हकीकत से आगाह क्यों नहीं करती मानो, क्या छुपा रही हो? उसने जमीन को कंधों से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब करते शिकस्ता लबो लहजे में इस्तफसार किया। उसका शिकस्ता लहजा जमीन के दिल में किसी भाले की तरह खुबा। क्या हो गया जर, एक निकाह ही तो है, कोई बड़ा काम तो नहीं किया, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मुसलसल तकरार से चिढ़ते हुए वो फिर जरजान की हालत देखते परेशान होती वो चटक गई। उसके अंदाजा और अल्फाज पर जरजान की परेशानी मजीद बढ़ी कि वो निकाह को इतना हल्का ले रही है। वो ये नहीं जानती थी कि निकाह कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं गलत वक्त पर सवाल कर रहा हूँ। बिलाशुबा मानो इस रिश्ते की अहमियत और नैयत को नहीं समझती, मगर बहरहाल वो एक झटके से गुजरी है। परेशान अगर मैं हूँ तो डिस्टर्ब मेरी मानो भी है। जरजान ने अपने साथ बैठी माथे पर बल लिया उंगलियां चटकाती जमीन को देखते सोचा। उसने गहरा सांस भरते खुद को कंपोज किया। ओके फाइन मानो, चलो रेस्ट कर लो और खाना खाया? जरजान ने उसकी उंगलियां खोलते प्यार से पूछा तो वो इस बात में सर हिला गई। चलो फिर रूम में उठो, शाबाश रेस्ट करो। जरजान ने उसका गाल थपकते बच्चों की तरह उसे प्यार से पुचकारते खड़ा किया। वो खुद भी खड़ा होता उसे अपने हसार में लिए सीढ़ियों की जानिब चल दिया। जरजान जरमीन को सुलाकर अपने कमरे में आया और वार्डरोब से कपड़े निकालता फ्रेश होने चला गया। बालों पर तौलिया रगड़ता वो बाहर निकला ही था कि बेड पर पड़ा मोबाइल बज उठा। उसने तौलिया कंधे पर रखते आगे बढ़कर मोबाइल उठाकर देखा। हैदर कॉलिंग जगमगा रहा था। उसने ओके करके मोबाइल कान से लगाया और तौलिया कंधे से उतारकर टॉवल स्टैंड पर लटकाते ड्रेसिंग की जानिब बढ़ा। यूसुफ की अभी कॉल आई थी। जरमीने का नंबर ट्रेस हो गया है जर, वो भी एड्रेस सेंड कर रहा है, मैं बस तेरी तरफ आ रहा हूँ। हैदर छूटते ही बोला। जरजान अपने भाइयों जैसे दोस्त पर फख्र महसूस कर रहा था, जो आज तक हर मुश्किल वक्त में उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होता था। उसकी जरमीन के लिए परेशान वो दिल से मशकूर हुआ। वो अपनी परेशानी में उनको जरमीन की इत्तला देना बिल्कुल ही भूल गया था, जो अब तक उसे ढूंढते फिर रहे थे। इसकी जरूरत नहीं है हैदर, मानो बिल्कुल ठीक है, घर आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने सुकून की सांस खारिज करते हैदर को आगाह किया। अल्लाह का शुक्र है उसने हमारी ज़मीनें सही सलामत वापस कर दी। कहाँ चली गई थी? हैदर के लहजे में ज़मीन के लिए फ़िक्र परेशानी का अंसर नुमाया था। ये सब मैं सुबह मिलकर बताऊंगा। फादी और मोमिन को भी इन्फॉर्म कर देना, कल क्लब आ जाना। और मानो ठीक है, अभी सो रही है। जरजान कॉल पर उनके सरों पर बम नहीं फोड़ना चाहता था। उसे मिलने का कहता कुछ देर बाद करके कॉल काटी और बाल ब्रश करता शर्ट पहनता बेड पर आ लेटा। मानो मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो कितना बुरा शख्स है और किन कामों में मुलविस है। वो हर बुरा काम भी डंके की चोट पर करता है और हर बुराई बिला खौफो खतर करता है। मैं ऐसे शख्स को अपनी फूलों जैसी बहन कैसे दे दूं, जिस पर मैंने कभी ज़माने की सर्दो गर्म नहीं आने दिया, जिसे हमेशा अपनी छाँव में छुपा कर रखा है। या अल्लाह कोई सबील निकाल दे, मैं अपनी मानो को इस दरिंदे से बचा सकूं। परेशानी उसके सभी चेहरे पर मुतहरिश थी। अचानक एक ख्याल आने पर हैजल की आंखों की बुझी जोत रोशन हुई। सिकंदर कमरे से मुल्हिका टेरेस पर पड़े काउच में धुंधला सिगरेट के गहरे कश लगा रहा था। स्याह चमकदार आंखों में हैजल ग्रीन आंखों का अक्स वाज़ेह था। तुम्हें देखने से पहले, तुम्हें मिलने से कबल मुझ में कुछ अधूरा था, और अब तुम्हें पाकर तुम्हारे बगैर हिसाम सिकंदर अधूरा है।
तो मेरे जीने का सहारा बन गई कि मुझे खबर भी ना होने दी। मेरी हर चलती सांस का जवाब बनकर मेरी धड़कनों में आ बसी, और मैं जो कभी किसी को ऐसा हक नहीं दिया, अब तुम्हारे आगे बेबस हूँ। अब यूं लगता है कि तुम नहीं तो हिजाम सिकंदर भी का भी कोई वजूद नहीं। उसकी मौत के सालों बाद तुम्हारे होने के एहसास ने मुझे जिंदा रहने की हिम्मत दी है। मैं उसके तखय्युल से महवे गुफ्तगू आस पास से बेखबर था। मैं उसे देखता रहता था हैरतों से फराज। ये जिंदगी से तारुफ की इब्तदा थी मेरी। जलन के एहसास पर उसने उंगली की जानिब देखा, जहां सिगरेट आखिर पर होती उसका हाथ जला रही थी। उसने सिगरेट नीचे फेंक कर उसे भारी बूटों तले मसल कर नई सिगरेट सुलगा ली। वो रात भर उसके तखय्युल से महवे गुफ्तगू रहा, और रात धीरे धीरे सिलगती रही। कभी यूं भी हो मेरे रूबरू, मैं नजर मिला के ये कह सकूं, मेरी हसरतों को शुमार कर, मेरी ख्वाहिशों का हिसाब दे। जलजान तैयार होकर पॉकेट में मोबाइल रखता निकला और साथ वाले कमरे की नौब घुमाता दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। कमरा नीम अंधेरे में डूबा था। जरमीन को उसके मखसूस अंदाज में आड़ा तिरछा सोते देखकर जलजान के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। नीम वाले लबों के साथ वो पुरसकून सी सो रही थी। कंफर्टर आधा जमीन के ऊपर था और आधा जमीन पर लटकता अपनी बेकदरी का रोना रो रहा था। उसकी एक टांग कंफर्टर के अंदर थी और दूसरी ऊपर सिलीगढ़। वो मुस्कुराता आगे बढ़ा और उस पर कंफर्टर दुरुस्त करते साइड टेबल से एसी का रिमोट उठाकर कूलिंग कम करके उसकी पेशानी चूमता एहतियात से कमरे से निकल गया। वो जाने से पहले मुलाजिम को जरमीन का ख्याल रखने और उसे नाश्ता करवाने की हिदायत देता निकल गया। जरजान ने गाड़ी में बैठते ही मोबाइल निकाला और आलम खान का नंबर निकाला। कुछ देर वो सोचता रहा, कभी नंबर मिलाता फिर फ़ोन काट देता। कई मरतबा ये अमल दोहराने के बाद उसने हार मानते हुए मोबाइल बंद करके पैंट की पॉकेट में रखा और गाड़ी स्टार्ट करता गार्ड्स को हिदायत देता निकल गया। वो अपने बाप को इस सारे मामले से आगाह करना चाहता था, मगर खुद में हौसला नहीं पाता था। उसने जमीन को कुछ वक्त के लिए मंदिर से गायब करके कानूनी चाराजोई के जरिए सिकंदर से आज़ाद करवाने का सोचा था। वो जमीन को अपने माँ बाप के पास अमेरिका या अजलान के पास फ्रांस भेजना चाहता था, मगर सबसे पहले अपने बाप को आगाह करना जरूरी था, जिसका हौसला उसमें नहीं था। डार्क मॉन्स्टर लियोनार्डो डा विंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद था। सुर्ख सफेद रंगत पर ब्लॉन्ड बेड़ खूब जच रही थी। घने ब्लॉन्ड बाल जल के मल से सेट किए हुए थे। नीली आंखों में इस वक्त एक पुरस्कार सी चमक से पुर थी। मजबूत चौड़ी जिसामत पर वाइट टी शर्ट, ब्लैक जैकेट, ब्लैक जीन्स, लॉन्ग शूज पहने वो इंतजार में खड़ी गाड़ी की जानिब बढ़ता। लड़कियों के साथ कई लड़कियों की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल करवा गया था। होटल का रूम पहले से बुक था। होटल पहुंचकर सबसे पहले वो फ्रेश हुआ और तैयार होकर एक नंबर पर कॉल मिलाई। मुझे आधे घंटे तक अल्बानो लेक पर मिलो। उसने प्योर इटालियन लबो लहजे में हुक्म जारी करके कॉल काटी और गन को होलिस्टर में रखता ऊपर कोट पहना और कार्ड उठाकर कमरे से निकल गया। ठीक 25 मिनट बाद वो बताई गई जगह पर एक दरमियानी उम्र के इटालियन शख्स के साथ महवे गुफ्तगू था। 5 मिनट बाद वो दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से चले गए। मुसलसल 1 घंटे की ड्राइव पर वो एक बिल्डिंग के सामने रुका। ये कदीम इटालियन तर्ज पर सफ़ेद मार्बल से बनी बिल्डिंग थी, जो पूरी शान शौकत से खड़ी अजमत रफ्ता की याद बहाल किए हुए थी। उसने वहां दरवाजे पर मौजूद गार्ड को एक कार्ड दिखाया, जिसे देखकर गार्ड ने एक बंदे को बुलाते उसे उसके साथ भेज दिया। वो शख्स उसको एक कमरे के बाहर छोड़कर खुद चला गया। वो कोट सीधा करता दरवाजा नॉक किए बगैर अंदर दाखिल हुआ और सामने मरकजी कुर्सी पर बैठे शख्स को देखते उसके सामने जा बैठा। मरकजी कुर्सी पर बैठा सुनहरी आंखों वाला शख्स हैरान और परेशान डार्क मॉन्स्टर को देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि डार्क मॉन्स्टर ने एक स्याह कागज सामने पड़ी शीशे की मेज पर रखकर उसकी जानिब खिसकाया। उसने एक तफसीली निगाह डार्क मॉन्स्टर पर डाली और वो स्याह कागज उठा लिया। अब डार्क मॉन्स्टर हथेली की मुट्ठी बनाए चेहरे के नीचे टिकाए इस शख्स के तासुरात दिलचस्पी से देख रहा था, जिसके चेहरे पर अब सुकून था। आप रात 12 बजे तक आइएगा। इस वक्त आपको लॉकर तक रसाई दे सकता हूँ। वैसे तो आप जो चाहते हैं वो नामुमकिन है, मगर सर हैमस्टोन की वजह से आपकी मदद करूंगा। इस सुनहरी आंखों वाले शख्स ने स्याह कागज कोट की पॉकेट में रखते हुए उसे लेकर कहा। वो सर इस बात में हिलाता उठकर उससे हाथ मिलाता मजबूत कदमों से चलता हुआ वहां से निकल गया। डार्क मॉन्स्टर ने जैकी हैमस्टोन, जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेसमैन था, उसके साबका सिक्योरिटी मैनेजर को जवाब इस बैंक जो अब इस बैंक का मौजूदा सिक्योरिटी मैनेजर था, सर हैमस्ट्रॉन्ग की जानिब से नकली पैगाम दिखाया, जिस पर उसकी मदद करने की तलकीन की गई थी, और वो डार्क मॉन्स्टर के जाल में फंस गया था। रात के गहरे होते साए पूरे रूम को अपनी लपेट में लिए हुए थे। सफ़ेद संगमरमर की बिल्डिंग के सामने एक चौड़ा वजूद ब्लैक हुड पहने रात की स्याही में अपनी शनाख्त छुपाए सामने खड़े शख्स से सरगोशी में बात कर रहा था। आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। इसके बाद यहाँ के तमाम कैमरे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे और दरवाजे सील हो जाएंगे। अगर आप यहाँ फंस गए फिर जीजीस भी आपको बचा नहीं पाएंगे। इस जवान इटालियन लड़के ने प्योर इटालियन लबो लहजे में कहते अपने सामने खड़े हुड में छुपे पुलिस स्टार शख्स को देखा, जिसके उनाबी लब ब्लॉन्ड मूंछों थले सख्ती से भिंजे हुए थे। हुड वाला शख्स सर हिलाता बिल्डिंग में दाखिल हो गया और वह शख्स क्रॉस का साइन बनाता वहां से चला गया। रूम नंबर, लॉकर नंबर उसे सब मालूम था। 8901 लॉकर के आगे रुककर उसने लम्हे की ताकीर के बिना अपने गले में पहने पेंडेंट के सिरे से लटकते 4 कोनों वाले एंशियंट रोमन फ्रीडम एंड इमेंसिपेशन के चारों सिंबल्स को लॉकर में बने चारों सुराखों में डाला और ऊपर लगा नीला बटन दबा दिया।
बटन दबाते ही लॉकर खुल गया। उसने अंदर मौजूद ब्लैक बॉक्स उठाया और एक नज़र खाली लॉकर पर डालते उसे बंद किया। वो चारों सैंबल्स जो उसके पेंडेंट से जुड़े थे खुद ब खुद बाहर निकल आए। उसने पेंडेंट हुड के अंदर किया और लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया। वो 3.5 मिनट में अपना काम मुकम्मल करके पीछे कोई सुराग छोड़े बगैर वहां से निकल चुका था। होटल रूम में आकर उसने ब्लैक बॉक्स चेक किया जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, तस्वीर और मुख्तलिफ सीडीज थी। तमाम चीज़ें चेक करने के बाद उसे अंदाज़ा हो गया था कि इस ब्लैक बॉक्स में प्री प्लान अगले कई सालों के दहशतगर्दी के प्लान्स रखे गए थे। मजीद इसमें जावेद खिलजी के पिछले 25 साल का तमाम रिकॉर्ड भी मौजूद था। ये सब उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए काफ़ी थे। उसके साथ कई दूसरे नाम भी मंजरे आम पर आए थे। हर चीज़ देखने के बाद उसने वापस ब्लैक बॉक्स में रखी और ग्लास डोर के पास आकर खड़ा हो गया जहाँ से रोम शहर का खूबसूरत मंजर वाज़ेह था, मगर नीली आंखें इस सारी खूबसूरती से बेनियाज किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। जरजान ने ज़रमीन के लिए फ्रांस के 2 दिन बाद के टिकट्स कंफर्म कराए, अजलान को फ़्लाइट शेड्यूल सेंड किया और वहाँ से स्नोकर क्लब चला गया जहाँ सबने इकट्ठा होना था। ज़रमीन अब कैसी है? जरजान के बैठते ही हैदर ने परेशानी से पूछा। वो चारों इस वक्त क्लब के प्राइवेट हिस्से में बैठे थे। मानो तो बिल्कुल ठीक है, मगर जरजान ने सर हिलाकर कहते गहरा सांस भरा। जहाँ उसकी खैरियत जानकर वो तीनों कुछ पुरस्कून हुए थे, वहीं मगर के बाद उसकी तवील होती खामोशी ने उन्हें तफ्शीश में मुब्तला कर दिया। सिकंदर ने मानो को यूनी से किडनैप करके और उससे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया है। दरजान ने कुर्ब से कहते सख्ती से आंखें मींची। उसकी बात सुनकर गोया सबको सांप सूंघ गया। वो सब सख्ते की कैफियत में साकित बैठे थे। ज़रमीन ठीक तो है ना? फादी को सबसे पहले उसकी खैरियत की फिक्र हुई। हाँ, दरजान ने सर हिलाया। किस किस्म की ज़बरदस्ती की है उसने? फादी ने एक एक लफ्ज़ चुबाते पूछा, गोया सिकंदर को चुबा रहा हो। मानो कहती है उसने गन पॉइंट पर निकाह किया है। दिलजान ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में जवाब दिया। वो जानता था कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा। उसे दुख भी था कि ज़रमीन ने उसे झूठ बोल रही थी। उसे परेशानी थी कि वो क्या छुपा रही है। झूठ क्यों बोला ज़रमीने ने? हैदर ने हैरत से इस्तफसार किया। मैं खुद नहीं जानता। मानो भी डिस्टर्ब है। मैं उसे सच बताने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकता। जरजान ने सर हाथों में गिराते जवाब दिया। मोमिन इस दौरान बिल्कुल खामोश था। जानी तू परेशान मत हो और अंकल को बताया? हैदर ने उसे तसल्ली देते अचानक याद आने पर पूछा। नहीं, मैंने बाबा को अभी कुछ नहीं बताया। मैं किस मुंह से बताऊंगा इन्हें? मैं अपनी मानों को, उनकी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका। उसके लहजे में कुर्ब, तासुफ, पछतावे, बेबसी के रंग थे। लेकिन तुम्हें अंकल को सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। पादी ने उसके कंधे पर हाथ रखते पुरजोर अंदाज में कहा। जरजान सर इस बात में हिला गया। सिकंदर ने जर को मारने की धमकी दी होगी। जरमीने से बात मनवाने का यही वाहिद तरीका है। मोमिन ने पुरसोच अंदाज में तीनों को देखते कहा। जरजान का ये हाल था, गोया काटो तो बदन में लहू नहीं। उसकी जुबान गंग हो गई। इसे जो सवाल रात से तंग कर रहा था उसका जवाब तो जरजान को मिल गया था, मगर ऐसी सूरत हाल का उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि क्या करे, किधर जाए। उसका दिमाग मफलूज हो रहा था। आज पहली बार उसे अपने होने पर अफसोस हो रहा था। मोमिन के हिलाने पर वो गहरी सोचों के गर्दाब से निकला। ओके, मैं चलता हूँ। मानो वेट कर रही होगी मेरा। वो बेरब्त बोलता गाड़ी की चाबी उठाता खड़ा हुआ। वो फिल वक्त अकेला रहना चाहता था, अपनी मुंतशिर हुई सोचों को यकजा करना चाहता था। आओ हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं और ज़रमीने से भी मिल लेंगे। हैदर ने भी खड़े होते कहा तो मोमिन और फादी भी उठ खड़े हुए। वो उसकी हालत समझ सकते थे, मगर ऐसी हालत में उसे जाने भी नहीं दे सकते थे। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, वो कहते तेजी से बाहर की जानिब बढ़ा। वो तीनों भी उसके पीछे लपके। बाहर जाने तक दरजान गाड़ी पार्किंग एरिया से निकाल चुका था और उनकी गाड़ी दूर खड़ी थी। वो सर पर हाथ मारते गहरी सांस भरकर रह गए। आँख खुलने पर कुछ देर वो कसरमंदी से पड़ी रही। आहिस्ता आहिस्ता कल वाले वाक़या जैसे ही दिमाग के पर्दे पर लहराए, वो जल्दी से उठ बैठी। कुछ देर तो बैठी सोचती रही कि अचानक ये क्या हो गया कि जिस शख्स का वो नाम भी ठीक से नहीं जानती उसी से निकाह हो गया। फिर सिकंदर की शिद्दत पसंदी और उसका हर अंदाज, सिकंदर की खूबसूरत पुरसहर आवाज़ याद करके उसके सुर्ख होंठ मुस्कुराए। अस्तगफिरुल्लाह। वो खुद को कोसी सर झटक कर उठी और फ्रेश होने वॉशरूम की जानिब चल दी। फ्रेश होकर वो नीचे आई, मगर जरजान कहीं दिखाई ना दिया। बुआ ज़र कहाँ है? उसने इधर-उधर परेशान नज़रों से देखते इस्तफसार किया। बेटा, ज़रजान बेटे तो किसी काम का कहकर गए हैं, सुबह से ही निकल गए थे। और आपके लिए नाश्ता लगाऊं? जी। वो यकलफ्ज़ी जवाब देती इधर ही टीवी लाउंज में दीवार गिर एलईडी ऑन करती सोफे पर विराजमान हो गई। कुछ देर वो बेदिली से चैनल सर्चिंग करती रही कि मुलाजमा ने आकर नाश्ता लग जाने की खबर दी। नाश्ते के दौरान भी कल वाले तमाम वाक़यात किसी फिल्म की मानिंद उसके दिमाग की स्क्रीन पर चल रहे थे। नाश्ते के बाद उसने ज़रजान को कॉल की, मगर उसने अटेंड नहीं की। 2-3 मरतबा ज़रजान को कॉल करके उसके ना उठाने पर उसने माही को कॉल मिलाई, जो पहली ही रिंग पर उठा ली गई। ज़रमीने, तुम ठीक हो ना? तुम कहाँ चली गई थी? हम सब इतने परेशान हो गए थे। रात को मोमिन ने भी मुझे बताया। मेरी तो जान निकल गई थी सुनकर। माही ने छूटते ही परेशानी से बोलना शुरू किया। उसकी जल्दबाजी पर ज़रमीन को हंसी आ गई, ये सोचे बगैर कि वो खुद भी ऐसी है। माही डार्लिंग, ब्रेक पर पाँव रखो, इतना नहीं बोलते वरना सांस निकल जाता है, उसने शरारत से कहा। वो रात से अब तक खुद को इस नए लगने वाले झटके से संभाल चुकी थी। वो किसी बात को ज्यादा देर तक दिलो दिमाग पर लगा कर रखने वालों में से नहीं थी। ज़रमीने, मेरे सवालों के जवाब दो। सांस तो वाकई तुमने कल ही सबका निकाल दिया था।
उसके शरारती अंदाज पर माही ने उसे गुस्से से कहा। वो जानती थी कि ज़रमीन खान बंगिश किसी बात को सीरियस नहीं लेती। इतने बड़े धमाके के बाद भी उसका नॉर्मल बिहेव देखकर वो शॉक नहीं थी। ज़रमीन का ऐसा रवैया बिल्कुल नॉर्मल था। उसका ऐसा रवैया ही उसकी सलामती की अक्कासी कर रहा था। वो बचपन से उसके साथ थी, उसकी हर छोटी-बड़ी आदत से बखूबी वाकिफ़ थी। जहाँ उसके रवैये से माही को अंदाज़ा हुआ कि वो बिल्कुल ठीक है, वहीं उसके शरारती अंदाज पर वो चिढ़ भी गई थी। ओके, तो कौन से सवाल सवाल का जवाब पहले दूँ? ज़रमीन ने पुरसोच अंदाज में शरारत से इस्तफसार किया। ज़रमीन ने भी उसे तंग करने की ठान ली थी। ज़रमीन ने वो चीख पड़ी। उसके चीखने पर ज़रमीन ने आँखें लम्हे को बंद करते मुस्कुराते हुए मोबाइल कान से दूर किया और कान मसला। आहिस्ता बोलो माही, कान फाड़ दोगी क्या? उसने हँसते हुए मोबाइल फ़ोन कान से लगाए कहा। नहीं, तुम्हारा सर फाड़ दूँगी। माही की धमकी पर वो महज़ूज़ होती हँस दी। हाँ, ये काम फ़ोन पर नहीं हो सकता। तुम मेरे घर आके ये कार्यकार अंजाम दे सकती हो। उसने हँसते हुए माही को मज़ीद चिढ़ाया। बस तुम अपना सर तैयार रखो, मैं फाड़ने आ रही हूँ। माही ने उसे अपने खतरनाक इरादों से आगाह किया। सब तैयार हो जाओ, तुम बस जल्दी सब तैयार है, तुम बस जल्दी आ जाओ। ज़रमीन ने हँसते हुए जवाब दिया और बाई कहते कॉल काट दी। अब इंसानों की तरह बोलो, क्या हुआ था? माही और ज़रमीन उस वक़्त ज़रमीन के कमरे में बैठी थीं। माही के पूछने पर उसने अलिफ से ये तक सारी कहानी सुना डाली, सिवाय सिकंदर के धमकी की। मगर कैसे? माही हैरत और परेशानी की मिली-जुली कैफियत में घिरी बेरब्त बोल रही थी। उसने कुछ कहा या कोई बात की? ऐसे अचानक किडनैप करके भला कौन निकाह करता है? माही ने बेचैनी से पहलू बदला। आई डोंट नो माही, बट उसका बिहेव बहुत अजीब-सा है। उसके साथ बात नहीं करनी या कपड़े नहीं पहनने। उसको देखना नहीं, उसे हग नहीं करना, तुम सिर्फ मेरी हो और पता नहीं क्या-क्या। ज़रमीन ने गुस्से से चिढ़कर सिकंदर की नकल उतारते कहा तो माही हँस दी। उफ़ ज़रमीन, तुम इतनी पॉसेसिवनेस, ये तो मोहब्बत की अलामत है, उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है। माही ने शरारत से कहते उसके कंधे को ठोका दिया। उसकी बात पर ज़रमीन सटपटा गई। क्या बकवास है, वो ठंडा मुर्दा मुझसे मोहब्बत क्यों करेगा? उसने नाक चिढ़ाकर कहा। सिकंदर को ठंडा मुर्दा कहने पर माही का कहकहा बेसाख्ता था। ठंडा मुर्दा, ये कौन होता है? ये कौन है? माही ने बेतहाशा हंसते हुए हैरत से पूछा। हज़ाम सिकंदर, ज़रमीन ने बेनियाजी से जवाब देते स्नैक उठाकर मुंह में डाला। इसका मतलब तुम उसे ठंडा मुर्दा कहती हो? माही ने कुछ हैरत और दिलचस्पी से पूछे, हंसी दबाई। ज़रमीन ने सर इस बात में हिला दिया, फिर खुद भी हंस दी। ज़र कहाँ है और उसका क्या रिएक्शन था? माही ने अचानक याद आने पर पूछा। पता नहीं कहाँ गया है। वो बहुत गुस्सा था और परेशान भी था। माही वो कहता है कि हज़ाम इंतहाई बुरा इंसान है, यहाँ तक कि उसे बात भी नहीं करनी चाहिए। उसने फिक्र से कहा। वैसे अब क्या होगा माही? ज़रमीन का बिल्कुल बच्चों की सी मासूमियत से पूछने पर माही को बेख्तियार उस पर प्यार आया। कुछ नहीं होगा मेरी जान। ज़र, आंटी, अंकल, हम सब हैं ना, तुम परेशान मत हो। अंकल सब संभाल लेंगे। माही ने उसके दोनों हाथ थामकर उसे मोहब्बत से समझाया। दोपहर के वक्त ज़रजान वापस आया। ज़रमीन को टीवी लाउंज में मूवी देखते पाकर उसके पास आ बैठा। ज़रमीन ने ज़रजान को देखते ही रिमोट उठाकर टीवी बंद किया। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकफास्ट और लंच किया? ज़रजान ने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमते पूछा। वालेकुम अस्सलाम। खा लिया था। और तुम सुबह से मुझे बताए बगैर कहाँ आवारागर्दी कर रहे थे? उसने ज़रजान को सख्त जुनून से घूरा। तुम्हारी टिकट्स कंफर्म करवाने गया था। तुम 2 दिन बाद फ्रांस जा रही हो लाला के पास। ज़रजान ने मध्यम लहजे में कहते अपने जूतों को देखा। लाला के पास? इतनी अचानक? क्या हुआ? वो हैरत और परेशानी से गोया हुई। सब ठीक है, बस लाला तुम्हें याद कर रहे थे। क्या मतलब? तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? उसने टटकते हुए पूछा। ज़रजान ने लब भेंचते सर नफ़ी में हिलाया। ज़रजान का बुझा रवैया उसे तकलीफ दे रहा था और फिर वो उसे भेजकर अकेला हो जाता। ज़रमीन उसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तुम भी मेरे साथ चलो, ज़रमीन ने पुरजोर अंदाज में कहा। मैं नहीं आ सकता मेरी जान। ज़रजान ने उसका परेशान चेहरा अपने हाथों में भरा। फिर मैं भी नहीं जा रही, ज़रमीन ने ज़िद्दी अंदाज में जवाब दिया। ज़रजान सर थाम कर रह गया। मानो, आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, बट अभी तुम्हें अकेले जाना है। उसने नरम लहजे में ज़रमीन को समझाने की कोशिश की। ज़र, मैंने बस मानो, मैंने कहा ना कि जाना ज़रूरी है तो जाना पड़ेगा, अब मज़ीद कोई बहस नहीं। ज़रजान ने उसकी बात दरमियान में काट कर सख्ती से कहा। वो यकलख्त खामोश हो गई। उसकी खामोशी ज़रजान को शर्मिंदा कर गई। आई एम सॉरी मानो, मैं सख्ती नहीं करना चाहता था मगर पता नहीं कैसे। उसने पशेमानी से कहते उसके हाथ थामे। ओ कम ऑन ज़र, तुम इतनी जल्दी इमोशनल क्यों हो जाते हो? ज़रमीन ने हंसकर कहते उसके बाल बिगाड़े। क्योंकि तुम नहीं होती। ज़रजान ने उसे देखकर कहते हुए अपने बाल सीधे किए। निकाह करने के लिए सिकंदर ने तुम्हें मेरी धमकी दी थी ना मानो? अचानक ज़रजान ने सपाट अंदाज में पूछा कि ज़मीन गड़बड़ा गई। नहीं तो? उसकी बौखलाहट बारीकी से नोट करता ज़रजान सर हिला गया। तुम्हें पता है मानो? तुम नहीं तो कब कहती हो? ज़रजान खुद अज़ियती से हंसा। ज़रमीन ने धड़कते दिल के साथ उसे देखा। कुछ देर वो अपने हाथों को देखता रहा, फिर उसकी खामोशी पर गोया हुआ। जब तुम झूठ बोलती हो, जब तुम कुछ छुपाती हो। क्यों मानो? तुमने ये अज़ाब मेरी वजह से क्यों झेला? तुम्हें ये निकाह किसी सूरत नहीं करना चाहिए था। वो भीगी आंखों से कुर्बज़दा लहजे में बोला। मैं इनकार करती, वो तुम्हें मार देता और फिर मैं अपने इनकार की बत्ती बना लेती ना। ज़रमीन ने गुस्से से कहते उसके आंसू देखकर पहलू बदला। हाँ तो मार देता, कम अज़ कम उस अज़ियत से तो बच जाता जिसे मैं अब गुजर रहा हूँ। ज़रजान ने शकीस खुर्दा लहजे में कहते बालों को मुट्ठियों में जकड़ा।
उसकी बात पर ज़रमीन ने मुँह खोले उसे देखा। उसकी बात ज़रमीन के तन बदन में आग लगा गई थी। तुम तुम ज़रजान खान बंगिश में गुस्से के मारे उससे बोला नहीं जा रहा था। तुम इंतहाई जालिम मतलब ही खुदगर्ज इंसान हो। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी ये गंदी शक्ल कभी मत दिखाना मुझे, वरना किसी और को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। ज़रमीन ने गुस्से से कहते उसे धक्का दिया और उसे रुख मोड़ के बैठ गई। उसके गुस्से से पीछे से छलकती मोहब्बत पर ज़रजान मुस्कुरा दिया। सॉरी मानो, अब दोबारा ऐसा नहीं कहूंगा। ज़रजान कान पकड़कर मासूम शक्ल बनाए उसके सामने आया, मगर ज़रमीन उसे इग्नोर करती रुख दूसरी जानिब मोड़ गई। ज़रजान वैसे ही कान पकड़े दूसरी जानिब आया। मानो प्लीज़ अपने ज़र को माफ़ कर दो। ज़रमीन ने फिर नोटिस लिए बगैर रुख दूसरी जानिब कर लिया। मानो बस करो यार, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़रजान ने उसे ज़बरदस्ती हक करते कहा तो वो बगैर कुछ बोले चुपचाप खुद को उससे छुड़वाने लगी। पहले कहो कि मैं तुमसे बोलती हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अगर ये कह दिया फिर छोड़ दूंगा तुम्हें, वरना नहीं। जब ज़रमीन शदीद नाराज़ होती तो ज़रजान उसे ज़बरदस्ती ऐसे मनाता था। जब ज़रमीन की मज़ाहमत बेकार गई तो उसने खुद को छुड़ाने के लिए ज़रजान का बाजू पर काट लिया। काटने पर ज़रजान की गिरफ्त कमज़ोर हुई तो फ़ौरन उसने ज़रजान को धक्का देकर गुस्से से घूरते खुद को आज़ाद किया। ज़रजान ने दर्द को इग्नोर करते उसे फिर पकड़ लिया। जितना चाहे काट लो जंगली बिल्ली, अगर माफ़ी दिए बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ज़रजान ने हंसकर कहते उसके सर पर प्यार किया। गंदे जालिम उल्लू के पट्टे, खुदगर्ज बदतमीज़ बर्फानी लंगूर अखरोट। नरमीन मुसलसल उस पर मुक्कों की बारिश करते अलकाबाद से नवाजते अपना गुस्सा उतार रही थी और वह हंसता हुआ मार खा रहा था। उसके लिए अपनी मानों की हंसी, उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत बहुत कीमती थी। उसके लिए अपना और ज़रमीन का बॉन्ड, अंडरस्टैंडिंग रिश्ता बहुत कीमती था। बहन भाई का रिश्ता, खूबसूरत तरीन रिश्ता, इंतहाई पाकीज़ा रिश्ता। बस करो जंगली बिल्ली, तुम्हारा हाथ कितना भारी है। जब वो काफ़ी ज़्यादा मार खा चुकी तो ज़रजान मसनूई आह भर के रहा, उसको धक्का देती खुद थक के सोफे पर ढह गई। ज़रजान ने मोहब्बत से मुस्कुराते उसे देखा जिसका गुस्सा अब उतर चुका था।